हेलो फ्रेंड्स। ये राजस्थान पॉलिटी का क्रैश कोर्स जो पे मैंने एक पहले वीडियो लेकर आया था 50 प्रश्नों का, उसी का एक तरह से सेकंड पार्ट है। पहले वीडियो में मैंने संविधान सभा से लेकर भाग 4 का तक आपको कंप्लीट करा दिया। इस वीडियो में मैं भाग 5, भाग 6, भाग 8, भाग 9 सारे लूंगा। साथ ही इंपॉर्टेंट राजस्थान पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने सारे शामिल कर दिए हैं। तो 25 सवाल इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से हो सकते हैं, 25 सवाल जो है वो राजस्थान की राज्य व्यवस्था से रहेंगे। ये सारे सवाल मैक्सिमम सवाल जो अपनी इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज ऐप पे, उसमें से मैंने मैक्सिमम सवाल लिए। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे उनमें से वो सारे के सारे मैंने छाट कर ले लिए। मैंने कोशिश की कि सवाल सारे ऐसे हो कि एक सवाल से और भी बहुत सारे सवाल बन जाए। तो मैं इस वीडियो को बनाते समय हर सवाल पर कोशिश करूंगा कि आपको उसके बैकग्राउंड सारी चीज़ें बताऊं। तो इन 50 सवालों में लगभग इन टॉपिक से जुड़ी हुई सारी की सारी पॉलिटी आपकी कवर हो जाएगी। इन वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, उसके बाद अगर आपकी पॉलिटी कमजोर भी होगी तो भी आप इस तरह के सारे सवाल एग्जाम में अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। चाहे तो आप वीडियो को, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग रखा है, बाद में इसको 2 की स्पीड से भी, आप 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके, ताकि आपको फटाफट से ये कोर्स, ये जो वीडियो है कंप्लीट हो जाए और आप सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था आपको कि आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है। इसके लिए 50 सवाल हैं आपके सामने। मेरे उत्तर बताने से पहले आप पोज करके अपना आंसर दे सकते हैं। एक कॉपी रखिए अपने सामने, 1 से 50 तक गिनती लिखिए सवालों पर और टिक मार्क करते रहिए कि आपका आंसर क्या। लास्ट में आप मैच कर सकते हैं कि आपके सही आंसर कितने हो रहे हैं। अगर आप 40 तक कर लेते हैं तो मानकर चलिए आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। 30 से 40 में एक एवरेज स्कोर, 30 से कम है तो आपकी थोड़ी सी कमजोर है, आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल, मैं इसको मानता हूं कि बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या लिखा हुआ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? परामर्श, उच्चतम न्यायालय से परामर्श, ये आपको यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। आप अपना सवाल, अपना आंसर लिख दीजिए, मैं अब इसका आंसर बताता हूं। यहां पर जो मैं आर्टिकल्स बता रहा हूं, ये कुछ आर्टिकल जो मैंने लिखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको आप याद रख सकते हैं। देखो इसमें अनुच्छेद 129 बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं। अनुच्छेद 143 बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं इसका आंसर अनुच्छेद 32 तो हो नहीं सकता है। अनुच्छेद 129 अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो तो यहाँ पर अभिलेख न्यायालय के बारे में आता है। ये परामर्श के बारे में नहीं आता है, ये अभिलेख न्यायालय के बारे में आता है। अनुच्छेद 132 इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये सामान्यतः एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये उच्चतम न्यायालय की जो अपील क्षेत्राधिकारिता है उसके बारे में बात करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 143। अच्छे से याद रख लेना इस सवाल को। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है, राष्ट्रपति की यह शक्ति है कि वो उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है। ध्यान देना। अब परामर्श किस तरह का? परामर्श ऐसा नहीं कि अपने कोई निजी सलाह मांगेगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ सलाह दीजिए, हमारी श्रीमती जी से हमारी बन नहीं रहे है ना, तो वैसी कोई सलाह नहीं मांगता। ये मांगेगा विधि का कोई प्रश्न हो, विधि का सारवान प्रश्न, है ना, तो ये कोई निजी सलाह नहीं है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई हमारी खुद की नहीं बनती, आपको क्या सलाह दें? तो वो विधि की सलाह मांगता है, न कि कोई पर्सनल सलाह। ध्यान देना, विधि का सारवान प्रश्न, यही शब्द आपको मिलेंगे। कोई ऐसा प्रश्न जिसमें देखो राष्ट्रपति परामर्श मांग रहा है, इसका मतलब राष्ट्रपति का मतलब वो स्वविवेक से नहीं, वास्तव में सरकार, जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, उसके बिहाफ पर राष्ट्रपति परामर्श मांगता है सुप्रीम कोर्ट से। ध्यान देना। अब यहां से और क्या सवाल बन सकता है? वो किसी भी विधि के ऐसे प्रश्न पर जहां पर सरकार को लगता है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले लेना चाहिए। आजकल सरकार कई बार इसका इस्तेमाल करती है, कुछ भी कानून लाने से पहले, कोई ऐसा कानून हो जाए या देश में ऐसी स्थिति आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी पड़े, तो राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। दूसरा, यहां पर सलाह कौन देता है? हमने लिखा उच्चतम न्यायालय। क्या उच्च न्यायालय से परामर्श दे सकता है या उससे मांगा जा सकता है? नहीं। ठीक है, केवल उच्चतम न्यायालय। उसमें भी उच्चतम न्यायालय की एक पूर्ण पीठ बैठेगी, फुल बेंच बैठेगी। फुल बेंच का मतलब जिसमें कम से कम संवैधानिक बेंच जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पीठ जिसको हम कहेंगे, संवैधानिक बेंच या संवैधानिक पीठ, ये सलाह देगी। संवैधानिक पीठ किसको कहते हैं? जहां कम से कम 5 न्यायाधीश, 5 न्यायाधीशों की जो पीठ होती है, 5 न्यायाधीश। ध्यान देना, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो बेंच होगी वो उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल होने चाहिए,
5 न्यायाधीश ही ये सलाह दे सकते हैं, 5 से कम नहीं हो सकती है। और जिस भी बेंच में 5 से ज़्यादा जज शामिल होते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है, संवैधानिक पीठ कहा जाता है। यही राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। अब यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है, क्या राष्ट्रपति सलाह मांगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है? क्या उसे देना ही पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, वो बाध्य नहीं है, वो मना भी कर सकता है कि हम इस पर कोई भी सलाह नहीं देंगे, पहली बात। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह देता है अपनी तरफ से, सलाह देने के बाद क्या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है? तो राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है कि मानना ही मानना है, यानी कि दोनों ही बाध्य नहीं है, ना तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, नहीं राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन अनुच्छेद 143 पर ये सलाह दी जा सकती है। अब सवाल आता है, क्या ऐसी ही सलाह राज्यपाल भी हाई कोर्ट से मांग सकता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, राज्यपाल या फिर हाई कोर्ट के संदर्भ में ऐसी कोई भी पावर का उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। क्लियर हो गया? तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन कौन कर पाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों को उनके कार्यकाल के क्रम में व्यवस्थित करने पर सही उत्तर क्या होगा? ये कौन है? ये सारे हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इन राष्ट्रपति का जो भी नाम है आपको सही काल क्रम से जमाना, पहले कौन आए बाद में कौन आए उसके आधार पर जमाना है। रामास्वामी वेंकटरमन हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, ज्ञानी जैल सिंह, के.आर. नारायणन और शंकर दयाल शर्मा। कब क्या रहे इतना याद नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं, बस ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता है वो ज़्यादातर सवाल सिर्फ क्रम का पूछा जाता है, आप इतना याद रख लीजिए, बाकी सन याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्या हो सकता है? देखो आप अपना उत्तर लिखिए, मैं बताता हूँ। इस सवाल को करने का तो बहुत आसान से हो जाएगा, आप अगर इतना याद है आपको रमाशंकर नारायण, इतना तो याद रख सकते हैं। ये एक नाम लिखा मैंने रमाशंकर नारायण, और राष्ट्रपति का क्रम भी यही है, रमा या रामा आप लिख सकते हैं। रामास्वामी, रामा से हो गया रामास्वामी वेंकटरमन, तो पहले तो ये आए थे। उसके बाद शंकर लिखा तो शंकर दयाल शर्मा, द पहले आएगा फिर द आएगा और फिर उसके बाद नारायण का के.आर. नारायणन, द स। अगर आपको यह भी पता है तो भी शायद सवाल हो जाएगा, द स, जहाँ द और स का क्रम बन रहा है, तो यहाँ अ स द यानी ये नहीं होगा, यहाँ पर ब स हो रहा है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, द स ये भी नहीं हो रहा है, द स हो रहा है, द स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और सबसे पहले ब यानी ज्ञानी जैल सिंह सबसे पहले आए। और बाकी मेरे ख्याल से आपको राष्ट्रपति की सारे क्रम से याद होंगे। आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए, बहुत ही फेमस ट्रिक है, नेट पर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी हर जगह, यहाँ पर नेट मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ी तो इससे आपके सारे के सारे राष्ट्रपति आपको याद हो जाएंगे। बहुत अच्छी सी ट्रिक है, बड़ी मज़ेदार सी ट्रिक है, मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, विथ ऑनर, पूरे सम्मान के साथ, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं सोचना ये ट्रिक याद करने की है। ये आप में से अधिकांश लोगों ने पढ़ रखी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो यहाँ पढ़ लें। ये सारे मैं राष्ट्रपति के नाम लिखता जा रहा हूँ। नारायण की कलम से ये मैंने एक ट्रिक लिखी है और इस ट्रिक में सारे के सारे राष्ट्रपति आ चुके हैं। अब देखो यहाँ से हम एक एक राष्ट्रपति का नाम लिखते हैं, ये सारे राष्ट्रपति। अब अगर कोई ये अगर आपको एक लाइन याद है शुरू में, हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपके लिए पहली लाइन याद करना भी मुश्किल हो, लेकिन एक तो सारे राष्ट्रपति क्रम से याद करना और एक लाइन याद करना आसान है। ये बनी भी ऐसे है कि याद आसानी से हो सकती है। अब हम यहाँ पर एक एक राष्ट्रपति का नाम लेके चलते हैं। राजू से आप क्या याद रखेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा से क्या याद रखेंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। जाकर से क्या याद रखेंगे? जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। गिरी से क्या याद रखेंगे? वी गिरी। यहाँ तक तो 4-5 तक तो आसानी से सबको याद रहता है, आगे जाके मुश्किल आती है। फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद रेड्डी से क्या याद रखेंगे? क्या नाम है यहाँ पर? नीलम संजीव रेड्डी। फिर जेल, ज्ञानी जेल सिंह, अभी आए थे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह के बाद रामा से याद रखना, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ एक एक राष्ट्रपति। रामा से रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नारायण से के.आर. नारायणन, कलम से याद रखना डॉक्टर कलाम, APJ अब्दुल कलाम। प्रतिभा, कलम से प्रतिभा निकली प्रणब कोविंद के, प्रतिभा पाटिल। प्रणब से प्रणब मुखर्जी और कोविंद से हो जाएंगे जो वर्तमान हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। देखो एक बार वापस, राजू की राधा जाकर गिरी, फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से
प्रतिभा निकली प्रणब कोविंद की। में यहाँ पर एक और जोड़ दी। यहाँ से जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन करी है वो एक एक राष्ट्रपति के नाम है। अगर आप एक लाइन भी याद कर लेते हैं तो उसके बाद क्रम वाला कोई भी सवाल पूछते हैं वो आसानी से आप कर सकते हैं। आगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी एक क्रम पूछेगा, मैं वहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री को याद करने की भी एक ट्रिक बताऊंगा, वहाँ से आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री भी सारे के सारे याद हो जाएंगे। अब आते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल हो गया, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको अनुच्छेद मैच करना है और किस अनुच्छेद में क्या लिखा हो वो देखना। सवाल आपके सामने है, कौन सा विकल्प असंगत है हमें यह पता करना। यानी 3 विकल्प तो सही है, एक विकल्प गलत है। सबसे पहले लिखा हुआ क्षमा दान की शक्ति, क्या यह सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। समाधान की शक्ति, राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है अगर किसी को मौत की सजा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी व्यक्ति को मौत की सजा दे दी है तो क्या वह व्यक्ति अपनी मौत की सजा माफ करवा सकता है क्या? बाद में वो राष्ट्रपति के पास एक अपील कर सकता है और राष्ट्रपति उसे क्षमा दान दे सकता है, मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 72 में ऐसा लिखा हुआ है। अब यहां से मैं एक सवाल और पूछ सकता हूं आपको। मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने किसी को क्षमा कर दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको वापस मौत की सजा दे सकता है? क्या राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम है? तो देखो, पहले ये एक तरह से अंतिम निर्णय माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी अपना वर्डिक्ट दिया है कि यदि राष्ट्रपति एक तरह से सद्भाव के आधार पर या फिर सद्भाव उसमें नहीं दिखता है या फिर एक तरह से अविवेकपूर्ण निर्णय देता है और किसी व्यक्ति की ऐसे ही सजा माफ कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकता है। इसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि ये जो सजा माफ की है वो कोई गलत तरीके से माफ नहीं की है या फिर कुछ जो निर्णय लिया गया है अविवेक के आधार पर तो नहीं लिया, और इस आधार पर वो मृत्युदंड को वापस से बरकरार भी रख सकता है। इसका मतलब सवाल सिर्फ इतना पूछा जाता है, क्या समाधान की शक्ति की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसका वापस रिव्यू कर सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकता है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्या राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से ऐसा करता है? स्वविवेक का मतलब आप समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति अपनी खुद की इच्छा से ऐसा करता है क्या? तो ध्यान देना, राष्ट्रपति के पास बहुत कम पावर है, वो अपने विवेक से बहुत कम इन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो सारी के सारी मंत्रिमंडल के कहने पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। तो ये मंत्रिमंडल के कहने पर वो समाधान देता है, न कि अपने विवेक के आधार पर। क्लियर हो गया? संघ की कार्यपालिका शक्तियां, अनुच्छेद 53 बिल्कुल सही है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 53 बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 75 में, यह भी सही है। 75 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मंत्रियों की और प्रधानमंत्री दोनों की नियुक्ति किस में लिखा हुआ? अनुच्छेद 75 में। और अनुच्छेद 74 भी आप यहां से याद रख सकते हैं। 74 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो 74 और 75, 74 में यहाँ पर सलाह देने के बारे में लिखा हुआ है, 75 में नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर, अब एक ही ऑप्शन बचता है तो यही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसको भी। महान्यायवादी को नियुक्त करने की शक्ति, अनुच्छेद 78 सही है क्या? नहीं, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति करने का जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसका कार्यकाल कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहता है और इसकी नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 76। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। 2 कथन आपको दे रखे हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चुनाव में आप जानते होंगे कि कौन कौन भाग लेता है। राज्य के जो भी विधायक हैं, निर्वाचित विधायक, वो भाग लेते हैं और दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा लोकसभा के सांसद भी चुनाव में भाग लेते हैं। अब सवाल क्या पूछ रहा है? ये कह रहा प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, पहला कथन। दूसरा कथन क्या लिखा हुआ है? लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। कौन सा कथन सही है? पहला है, दूसरा? आप अपना आंसर लिखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है, एक तो आपको यह पता होना चाहिए, याद रख लीजिए, सभी राज्य की विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए। दूसरा, यहां पर जो भी संसद के सदस्य होंगे वो इसमें भाग लेंगे, लेकिन कौन लेता है? केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत यहां पर भाग नहीं लेते हैं, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो। क्लियर हो गया? अब यहां पर
सिर्फ एक एमएलए का वोट एक काउंट नहीं होगा, उसका मूल्य निकाला जाता है। मूल्य निकालने के बाद टोटल वैल्यू यानी मूल्य ऐड किया जाता है, उसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव का निर्धारण होता है। यहाँ पर जो सवाल पूछा जाता है, मूल्य निकालने का फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक विधायक का मूल्य। एक विधायक का मूल्य निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं वो आप ध्यान में रख सकते हैं, वो थोड़ा सा कठिन होता है, बाकी सांसद का मूल्य निकालना आसान है, आसानी से याद रख सकते हैं। विधायक का निकालना है तो क्या करना है, आप लिख दीजिए टोटल पॉपुलेशन किसकी, उस स्टेट की। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन, और टोटल जितने भी एमएलए हैं उनका भाग दे दो। एमएलए कौन से होने चाहिए, जो निर्वाचित है केवल वो होने चाहिए। तो टोटल एमएलए कौन, उस स्टेट की बात कर रहा हूं, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट एंड टोटल जो भी एमएलए हैं वो इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं और उसके बाद इसमें 1/1000 कर दो। ध्यान रखना जब गुणा है तो 1/1000, अगर भाग का चिन्ह आएगा तो सीधा 1000 लिख सकते हैं। इससे एक विधायक का मूल्य निकल जाता है। इस तरह से सारे विधायक का मूल्य निकाल देंगे और सारे राज्यों का विधायक का मूल्य वो लगभग बराबर होता है संसद के जो भी सदस्य होते हैं उनके मूल्य के बराबर। दोनों लगभग 5.5 लाख होता है और लगभग 11 लाख के बराबर टोटल वैल्यू निकलती है। अब यहाँ से अब मैं आपको बताता हूं क्या प्रत्येक एमएलए का वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। पहला कथन तो मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान का अगर निकाले तो लगभग हर विधायक का, राजस्थान के जितने भी विधायक है हर विधायक का बराबर निकलेगा, वो होता है 129 के आसपास वोट यहां पर निकलेगा। ये हो गया राजस्थान का, ये आप याद रख सकते हैं। सबसे ज्यादा आता है यूपी का, वो होता है लगभग 208 209 के आसपास है ये। और इसके अलावा सिक्किम का जो है वो 7 ही आता है, सिक्किम क्योंकि छोटा स्टेट है तो 7 उसके वोट का मूल्य आता है 7। ध्यान रखना, इसका मतलब है कि पहला कथन सही है, हर राज्य के वोट का मूल्य यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की, जो मैंने टोटल पॉपुलेशन लिखी है यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि जो जनसंख्या ली जाती है वो जनसंख्या कौन से आधार वर्ष की ली जाती है, तो उसका आधार वर्ष भी आप याद रखना है। टोटल पॉपुलेशन इसका आधार वर्ष जो है वो 1971। ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 1971 की आधार वर्ष पे लेना। जनसंख्या जो मैंने ली है वो कौन से साल के लिए, 2011 की नहीं ली है, 2021 की नहीं होगी, 2001 की नहीं होगी, ये होगी 1971 को आधार मानकर जनसंख्या। 1971 में जो जनसंख्या होती है वो ली जाती है। तो ये तो हो गया विधायक का मत मूल्य। अगर हमें यहाँ पर निकालना अगला सवाल, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा हो चाहे लोकसभा है, दोनों के वोट मूल्य लगभग, यहाँ लगभग नहीं पूरा ही सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। इसका मतलब ये कथन यहाँ से गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, और वो कितना होता है, वो होता है 708 के पॉइंट समथिंग होता है, 708 यहाँ से आप मान सकते हैं वो इसका वोट वैल्यू। वो कैसे निकाल जाती है, वो निकालने के लिए जितने भी टोटल विधायक, पूरे देश के जितने भी विधायक हैं उनका मत मूल्य भाजक, जितने भी सांसद है राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सांसद, उसका भाग दे दिया जाता है, उससे ये वैल्यू निकल जाती है। थोड़ा सा हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा अगर आपने ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो, बाकी आसान सी बात है, कोई भी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कथन दिया हुआ है, भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी हैं। दूसरा कारण लिखा हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघ सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, सवाल क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही। क्या होगा इसका आंसर, देखो पहला क्या लिखा हुआ है, भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ये कथन कैसा है, ये कथन गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ध्यान देना, जो जनता का सदन है, जो जनता का सदन है, जहां से जो प्रतिनिधि है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, मंत्रिपरिषद केवल और केवल उनके प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। संयुक्त रूप से इनके ऊपर उत्तरदायी होती है, यानी कि एक मंत्री परिषद को भी त्याग पत्र देना पड़ता है। तो एक मंत्री के विरुद्ध भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है
तो सारे के विरुद्ध वो अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाएगा। इसको कहते हैं संयुक्त रूप से वो जिम्मेदार होते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। एक तो कथन आप ये याद रखेंगे। दूसरा, क्या कारण सही है? देखो पहला ये तो इसका मतलब ए गलत है, जो ए गलत है वो वाला आंसर हो गया, परंतु आर सही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघ सरकार में मंत्री बन सकते हैं, ये कथन। और इसका जो कारण, देखो पहली बात ये और ये, इसमें ये तो गलत हो गया, तो ये स्पष्टीकरण तो है नहीं, प्लस आर सही है, ये हमें समझ में आया। तो दोनों के सदस्य मंत्री बन सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। कैसे बना सकती है? ये सवाल एक तरह से इस तरह से पूछा जा रहा है, मान लो कोई राज्य सूची का विषय वहां पर आ रहा है और हमें कोई अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए यहाँ पर कानून बनाना है, तो क्या राज्य सूची का विषय होते हुए भी कानून बना सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे? सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, या बिना किसी राज्य की सहमति से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 53 में ये बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 53 में ये लिखा हुआ है। वैसे तो अनुच्छेद 253 की है इसको, अनुच्छेद 253। वैसे तो अनुच्छेद 249 जो भाग 11 में आता है, 250, 251, 252, 253 और 254, ये सारे आर्टिकल वैसे हैं, इसमें यह लिखा हुआ है कि किस प्रकार से जो संसद है वो राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है और किस आधार पर वो लागू होते हैं, वो सारे आर्टिकल इसी से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? 253 में लिखा है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून को लागू करने के लिए ये जो संसद है इसको कभी भी लागू कर सकती है, चाहे वो राज्य सूची का विषय उस पर आड़े क्यों नहीं आता हो। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू किया जा सकता है, उसमें राज्य सूची पर केंद्र की सूची प्रभावी हो जाएगी। केंद्र अगर लागू करना चाहे किसी राज्य सूची के विषय के आधार पर भी, तो भी उसे लागू कर सकता है। 249 में क्या लिखा हुआ है? 249 में लिखा हुआ है किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित किया जा सकता है, राज्यसभा ऐसा कर सकती है और फिर उस पर संघ सरकार भी कानून बना सकती है। 250 में लिखा हुआ कि आपातकाल लग जाने पर राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास आ जाती है, संसद के पास आ जाती है। 251 में क्या लिखा हुआ है? अगर किसी विषय पर संघ सरकार भी कानून बना देती है, राज्य सरकार भी कानून बना देती है, दोनों की असंगति में, इन 249 और 250 की कंडीशन की बात हो रही है कि 249 के आधार पर, 250 के आधार पर जो बातें लिखी हुई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर, या फिर जब ये राज्यसभा कानून बना रही उसके पहले राज्य ने भी कानून बना रखा है और बाद में केंद्र सरकार भी कानून बना देती है, दो कानून होगा, तो किसका कानून लागू होगा? तो केंद्र का कानून हमेशा लागू रहेगा, या फिर राज्य का कानून उस हद तक अप्रभावी हो जाएगा जिस हद तक केंद्र ने अपना कानून लागू किया है। क्लियर है? इसके बाद 252 में लिखा है कि 2 या अधिक राज्य ये सहमति प्रदान कर दें संघ को, संसद को, कि इन विषयों पर, हमारे इन विषयों पर आप कानून बना दें, तो संसद उन राज्यों के लिए संघ सूची के आधार पर कानून बना सकती है। क्लियर है? 253 में क्या लिखा हुआ है? जो अभी मैंने बात बताई कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि अगर हम करते हैं, उसको लागू करने के लिए बिना किसी राज्य की सहमति से संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। क्लियर हो गया? और 254 में ये बात लिखी हुई है, अगर समवर्ती सूची पर कोई कानून बना है या फिर ऐसा कोई भी कानून बना है इसके आधार पर जिसमें केंद्र का कानून भी है, राज्य का कानून भी है, तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा, राज्य का कानून प्रभावी नहीं होगा। ये अनुच्छेद 254 में लिखा होता है। इसका आंसर आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, संविधान के कौन से 2 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को 2 विशेष अधिकार प्राप्त हैं? तो वही सवाल वापस आ गया, अब आप आराम से बता सकते हैं। अभी जस्ट मैंने इसका आंसर बताया, इसमें से एक तो आप बता ही सकते हैं, एक आर्टिकल तो दिख ही रहा है, अनुच्छेद 249। राज्यसभा के पास 2 विशेष अधिकार है जो लोकसभा के पास नहीं है। कौन से हैं वो? अनुच्छेद 249 और 312 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बात करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 249 क्या कहता है? अनुच्छेद 249 कहता है राज्यसभा, ध्यान देना, ये पावर राज्यसभा के पास है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से, ध्यान देना, 2/3 बहुमत का मतलब विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होगा। 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है।
अब यहाँ पर बात को आप ध्यान देना, ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। अगर किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित कर दें, उसके बाद संसद उस पर कानून बना सकती है, फिर राज्य का कानून वहां पर लागू नहीं होगा अगर वो राष्ट्र महत्व का घोषित हो जाए। और ऐसा कौन कर सकती है? लोकसभा कर सकती है या नहीं कर सकती है? कौन कर सकता है? केवल राज्यसभा कर सकती है। कैसे कर सकती है? 2/3 बहुमत से ही वो कर सकती है। कितने टाइम तक के लिए कर सकती है? ध्यान देना, ऐसा नहीं कि ये अनलिमिटेड टाइम के लिए होगा, ऐसा वो 1 वर्ष के लिए कर सकती है। कितने टाइम के लिए कर सकती है? 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद क्या होगा? 1 वर्ष के बाद अगर राज्यसभा चाहे तो फिर से उसे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके 1 साल के लिए और बढ़ा सकती है। ऐसे 1-1 साल करके लिए वो अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा सकती है, पर एक बार में 1 साल के लिए ऐसा किया जा सकता है। 1 साल बाद अगर ये फिर से पारित नहीं होता है तो ऑटोमेटिक वो विषय राज्य का विषय हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये होता है अनुच्छेद 249। अब बात आती है अनुच्छेद 312 की। 312 में क्या है? 312 की बात करते हैं। अनुच्छेद 312 में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से आपको ये पता होना चाहिए, अनुच्छेद 312 बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवा का सृजन, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकती है। राज्यसभा की स्पेशल पावर। ऑल इंडिया सर्विसेज अभी वर्तमान में 3 ही है, जिसको हम कहते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आईपीएस, और तीसरा आईएफएस। इसको आईएफओएस की, आईएफएस ही लिखना चाहिए, आईएफएस फॉरेन सर्विस हो जाएगी वो। ये फॉरेस्ट सर्विस है, ध्यान देना, ये वन सेवा है, फॉरेन सर्विस विदेश सेवा नहीं है। वर्तमान में 3 यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवा किसको कहते हैं? जिसके अधिकारी देखो चुने तो केंद्र के द्वारा जाते हैं, लेकिन राज्यों के साथ ही काम करते हैं, अलग अलग राज्यों में वो काम करता है सामान्यतया। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवा, अगर कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करनी हो तो उसका पावर केवल राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास ये पावर नहीं है। वो भी कैसे होगा? 2/3 बहुमत के साथ, विशेष बहुमत के साथ ही ऐसा कर सकते हैं। 2/3 बहुमत से वो ऐसा कर सकती है। राज्यसभा के पास ये पावर है, लोकसभा के पास ये पावर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए कौन से कथन सही है? 3 कथन दिए, आपको चुनने हैं। पहला लिखा हुआ, भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। पहली बात, संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर बुलाई जा सकती है। तीसरा लिखा हुआ है, संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 102 में लिखा हुआ है। कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, फटाफट से चूज कीजिए। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर पहला यहाँ पर बिल्कुल सही है, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और यह संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर बुलाई जा सकती है। दूसरा भी सही है, लेकिन ध्यान देना, संविधान संशोधन, एक तो होता है साधारण विधेयक, साधारण सी बात है, लेकिन संविधान में संशोधन करना है, उसके लिए कोई विधेयक आया था, उस पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। जो संविधान संशोधन करना है वो दोनों सदनों से, राज्यसभा से, लोकसभा से अलग अलग वो विधेयक पारित होना चाहिए। केवल लोकसभा की पावर उस पर नहीं चल सकती है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है। ध्यान देना, अनुच्छेद 108 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को आप याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 108, संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें है। किस विधेयक पर हो सकती है? केवल साधारण विधेयक पर हो सकती है। संविधान संशोधन पर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। धन विधेयक पर हो सकती है क्या? धन विधेयक पर जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सारी पावर लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास कोई पावर होती ही नहीं है, तो जरूरत नहीं है। होता क्या है संयुक्त बैठक में? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के देखो आप जानते हैं कि लगभग यहाँ पर 545, आप अभी 543 सदस्य लिख सकते हैं। राज्यसभा में कितने हैं? 245 सदस्य हैं। दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए, लेकिन कुछ केस में दोनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं। एक सदन से तो पारित हो गया, दूसरा सदन उसको पारित नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? तब साधारण विधेयक में एक ऐसी पावर है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत, किसकी पावर है वो? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक, दोनों साथ में बैठेंगे। अब जैसे ही दोनों साथ में बैठेंगे, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 543 और 245, 788 हो जाएगी। टोटल 788, अब उस पर वोट करेंगे। ध्यान देना, अब क्योंकि देखो सारी की सारी पावर, ज्यादा सदस्य किसके हैं? लोकसभा ने तो मान लो पारित कर दिया, राज्यसभा पारित नहीं कर रही है। अब ऑटोमेटिक पावर बढ़ जाएगी किसकी? लोकसभा की। 788 का आधा कितना होता है? यहां पर हो जाएगा लगभग 300 और 394 के आसपास। अगर 394 सदस्य भी सहमति दे देते हैं तो वो विधेयक पास हो जाएगा।
394। अब देखिए केवल लोकसभा में इतने सारे सदस्य हैं, राज्यसभा तो अगर कुछ लोग भी मान जाए तो भी काम हो जाएगा, नहीं भी माने सारे के सारे 394 यही मान जाए तो भी काम हो जाएगा। यानी सारी की सारी पावर किस पे आ जाती है संयुक्त बैठक में भी, लोकसभा के पास आ जाती है, इसलिए यहाँ पर लोकसभा हो जाती है। अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक ऐसे बुलाई जा सकती है, तो अब तक 3 बार ही ऐसे नौबत आई है कि 3 बार में ये संयुक्त बैठक बुलाई गई, इसके अलावा ज्यादा नहीं बुलाई गई, ये आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखो, अभी पहला दूसरा कथन तो सही है, तीसरा कथन यहाँ से गलत है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाई जा सकती, 102 में ये वर्णन नहीं है। 102 में क्या है, तो जो भी सांसद है उनकी निर्भरता के बारे में, किस तरह से उनको इन एलिजिबल किया जा सकता है, किस आधार पर सांसदों की सदस्यता जा सकती है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर, निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग प्रस्ताव के बारे में बताऊंगा जो संसद में काम आते हैं। क्या प्रस्ताव होगा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, या इनमें से कोई नहीं। लोक महत्व का अविलंबनीय विषय आता है और उस पर चर्चा कराई जाती है, तो ये कौन सा होगा, तो देखो इसका होता है स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव भी कह सकते हैं, सामान्य भाषा में इसको काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया स्थगन प्रस्ताव। अब मैं इन सारे प्रस्ताव के बारे में एक बार बता देता हूं। क्या लिखा हुआ है, कई बार संसद में चर्चा चल रही होती है और अचानक से देश में कोई घटना घट जाती है, तो विपक्ष के सदस्य, सामान्यतः विपक्ष के सदस्य ये प्रस्ताव लाते हैं। वो कहते हैं कि बाकी सभी बातों को रोकिए, पहले जो देश में गंभीर मुद्दा चल रहा है उस पर चर्चा कीजिए। तो बाकी सारे कामों को रोक दिया जाता है और एक प्रस्ताव पास करके उस पर चर्चा कराई जाती है। सामान्यतः सत्ता पक्ष के लोग ये नहीं चाहते, विपक्ष के लोग ही ऐसा करते हैं। तो काम रोको प्रस्ताव इसको कहा जाता है। कई बार सिर्फ काम रोकने के लिए भी, संसद को डिस्टर्ब करने के लिए भी ऐसा लाया जा सकता है। अब इसकी कुछ शर्तें हैं, कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। 50 सदस्य हस्ताक्षर करके जो सदन के अध्यक्ष हैं उनको देंगे, तभी ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, फिर इस पर चर्चा हो सकती है। 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, पहली बात। ठीक है, क्या प्रस्ताव पारित हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या सत्ता पक्ष पे, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, बस वो काम रोककर उस पर बात करनी होती है। तो पहला हो गया स्थगन प्रस्ताव। दूसरा होता है अविश्वास प्रस्ताव। ध्यान देना, मैं अविश्वास प्रस्ताव, ये इसका आंसर तो ये हो गया। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव माना जाता है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है, यानी सरकार भंग हो जाएगी अगर सरकार खिलाफ, मंत्रिपरिषद हट जाएगी, सरकार ढह जाएगी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। अविश्वास यानी सरकार के प्रति अविश्वास जताया जा रहा है। ये क्या होता है, ये भी सेम वही, 50 सदस्य पहले इसका समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी ये अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। इसका मतलब है सरकार को अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। ये लाने के बाद फ्लोर टेस्ट होगा और सरकार को साबित करना पड़ता है कि हमारे पास जितनी सदस्य, लोकसभा में 272 सदस्य होने चाहिए, 272 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी कोई सरकार चल सकती है। अगर नहीं चलती है तो इसका मतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और सरकार वहां से गिर जाएगी। क्लियर है। कटौती प्रस्ताव कब होता है, जब सरकार बजट पेश करती है तो बजट में कटौती करने के लिए, कि आप जो बजट ला रहे हैं वो बहुत एक्स्ट्रा बजट ला रहे हैं, उसमें कटौती करने के लिए ये बजट लाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कटौती प्रस्ताव। क्लियर हो गया। तो ये है कटौती प्रस्ताव। इसके अलावा जैसे एक और आता है निंदा प्रस्ताव। ये क्या होता है, ये किसी भी एक मंत्री या पूरे मंत्रियों के समूह की निंदा करने के लिए, कार्य विशेष की निंदा करने के लिए लाया जा सकता है, जिसको हम निंदा प्रस्ताव कहते हैं। एक और होता है, अब ये ऐसे ही नहीं लाया जा सकता है, तो ये लाने का मतलब है कि सरकार की आलोचना हो रही, तो सरकार की आलोचना करने के लिए लाया जाता है, पर 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए तभी ये आ पाता है। और एक धन्यवाद प्रस्ताव भी आपने सुना होगा। धन्यवाद प्रस्ताव ये ऐसा प्रस्ताव है जो विपक्ष नहीं लाता है, ये सामान्यतः लेकर आता है सत्ता पक्ष। किस लिए लाया जाता है, राष्ट्रपति का भाषण होता है, उस भाषण को धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। सामान्यतः इसको सत्ता पक्ष ही पास कराता है, विपक्ष का तो इस पर विरोध होता है। एक और आप लिख सकते हैं विश्वास बहुमत। ये क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव या विश्वास बहुमत, ये अविश्वास प्रस्ताव से थोड़ा सा अलग है। विश्वास प्रस्ताव, ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा ही पेश किया जाता है। जब ये बात आती है कि सत्ता पक्ष के पास बराबर बहुमत नहीं है, तो सत्ता पक्ष अपनी तरफ से बहुमत पेश करने के लिए, बहुमत सिद्ध करने के लिए एक प्रस्ताव लाता है, जिसको हम विश्वास प्रस्ताव कह सकते हैं। वो बताता है कि देखो हमारे पास इतने सदस्यों का समर्थन है। क्लियर हो गया। तो ये थे सारे के सारे प्रस्ताव। नेक्स्ट बात करते हैं प्राक्कलन समिति। ये संसद की समितियों के बारे में है।
प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? फटाफट से इसका आंसर आप अपनी तरफ से दीजिए, फिर मैं बताता हूं। 2 साल, 1 साल, 3 साल या 5 साल? देखो, संसद की कोई भी समितियां हैं, जो भी स्थायी समितियां हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो भी स्थायी, 2 तरह की समितियां हैं, स्थायी समिति और तदर्थ समिति, एडॉक कमेटी। स्थायी समिति, ठीक है, स्थायी समिति और तदर्थ 2 तरह की समितियां हैं पर मुख्य तरह से। स्थायी समिति का मैक्सिमम, जो भी समितियां उन सबका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का ही होता है, लोकसभा के बराबर 5 साल का नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा 1 साल। मुख्य जो 2-3 समितियां आप याद रख सकते हैं, एक तो पीएससी, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। दूसरी इसमें, ये सारी वित्तीय समितियों में आती है। अभी जो हमने पढ़ा है वो है प्राक्कलन समिति। और तीसरी आप याद, एक और समिति आती है लोक उद्यम समिति। ये तीनों वित्तीय समितियां मैंने लिखा। इसके अलावा बहुत सारी विभागीय समितियां भी होती है, जो अलग अलग विभाग के उनके लिए काम करने के लिए यहाँ पर रहती है, काम करती हैं। इन 3 को, इसको बोलते हैं पीएससी। इसमें सदस्यों की संख्या पूछ जाती है। इसमें सदस्यों की संख्या होती है 22, जो 15 लोकसभा से होती है और 7 राज्यसभा से होती है। इसकी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 23, और सारी के सारी लोकसभा से होती है। अभी मैं रीजन बताऊंगा क्यों, इसका रीजन भी पूछा जाता है। लोक उद्यम समिति, इसमें भी लगभग 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कहा जाता है प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है, सबसे ज्यादा सदस्य इसी में होते हैं। लोक लेखा समिति संसद की सबसे इंपॉर्टेंट समिति होती है, सबसे पुरानी समिति भी है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक तो क्लियर हो गया, 1 साल होता है। चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है, ये याद रखना। काम क्या होता है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आकलन, देखो प्राक्कलन से क्या पता चल रहा है, इसको हम आकलन समिति भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एस्टिमेट कमेटी भी कहा जा सकता है। एस्टिमेट, आकलन करना। किसका आकलन करना? ये बजट का आकलन करने के लिए होती है कि जिन विभागों को जितना बजट दिया जा रहा है वो पर्याप्त है या नहीं है, ज्यादा है, कम है। आकलन करने के लिए जो समिति होती है वो होती है प्राक्कलन समिति। इसमें सारे सदस्य लोकसभा से। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, बजट के ऊपर ये बनती है। तो बजट, क्योंकि धन विधेयक है और धन विधेयक पर सारी पावर किसकी होती है? लोकसभा की होती है, राज्यसभा की नहीं। इसलिए सारे सदस्य भी किसके होंगे? लोकसभा के होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कथन सही है? 2 कथन यहां पर दिया हुआ है। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रहित में संसद विधि बना सकती है। अभी जिसकी हमने बात की है, अनुच्छेद 249 में लिखा हुआ है, केवल ये राज्यसभा के पास पावर है, लोकसभा के पास पावर नहीं है। मतलब पहला कथन तो यहीं से पता चल जाना चाहिए कि सही है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। ध्यान देना, सरकार यदि आपातकाल लगाती है अनुच्छेद 352 के तहत, तो 1 महीने के अंदर अंदर उसे संसद के द्वारा पारित होना चाहिए। ध्यान देना, मैंने क्या शब्द बोला? संसद के द्वारा उसको पारित होना जरूरी है, उस संकल्प को। केवल लोकसभा का नहीं होगा, संसद का मतलब लोकसभा भी और राज्यसभा भी, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति तो पहले ही कर देता है, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा होना चाहिए। इसका मतलब ये कथन यहां से गलत हो गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित की गई है? संसद के अंदर कोई भी कार्रवाई चलती है, संसद के अंदर सांसद कुछ भी बोलते हैं, न्यायालय उसकी जांच, संसद के अंदर क्या हो रहा है उसकी जांच न्यायालय नहीं कर सकता, या उस पर टिप्पणी भी न्यायालय नहीं कर सकता। ऐसा कहां लिखा हुआ है? 127, 122, 126, 129? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 122। 2 आर्टिकल इसके लिए आपको याद रखने, 121 और 122। 121 और 122 दोनों लगभग एक जैसे हैं, बस उल्टा है। पहले कोर्ट ने ऐसी बात कही भी, हम कुछ भी निर्णय देते हैं, कुछ भी टिप्पणी करते हैं, उसमें तुम कुछ नहीं बोलोगे। तो पहले कोर्ट ने शांत कर दिया संसदों को, भाई इसमें मनाही है कि कोर्ट के जो भी जजेस हैं, जो भी जस्टिस हैं, वो कोई भी टिप्पणी करते हैं, उस पर कोई भी किसी प्रकार की टीका टिप्पणी संसद में नहीं हो सकती है, संसद के कोई भी नेता यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इसका उल्टा फिर नेता कहाँ पीछे रहने वाले हैं? वो भी ये कहने लगे भाई संसद में जो भी कुछ होगा, संसद के अंदर, ध्यान देना ये सिर्फ संसद के अंदर है, कुछ भी टीका टिप्पणी नेता करें, पहली बात तो न्यायालय के ऊपर ये टिप्पणी नहीं कर सकते, और संसद के अंदर जो नेता कह रहा है उस पर टिप्पणी न्यायालय नहीं कर सकता। ये दोनों के पास पावर है। तो 122 में संसद के बारे में लिखा हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाही। तो पहले
कोर्ट पर टिप्पणी नहीं हो सकती, दूसरा संसद पर टिप्पणी, ये दोनों एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो 121 और 122 दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगला सवाल, जनहित याचिका जिसको हम PIL भी कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, की शुरुआत किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? यहाँ पर व्यक्ति का नाम नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है संसदीय एक्ट के द्वारा शुरू की गई। किसके माध्यम से शुरू हुई ये आप कह सकते हैं। संविधान संशोधन करके इसको किया गया, या संसद में एक्ट कानून बनाया गया, न्यायिक पहल के द्वारा किया गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो संसद तो ऐसा कभी करेगी नहीं, ये कोर्ट ने ही किया है। संसद को करके संसद को अपना को कमजोर थोड़ी बनाना है। यहाँ पर कोर्ट की पावर बढ़ गई है, नागरिकों की पावर बढ़ गई, और संसद सरकार ऐसा कभी भी नहीं चाहती है। तो ये न्यायिक पहल के द्वारा हुआ है। कोर्ट ने अपनी तरफ से पहल करते हुए जनहित याचिका की शुरुआत की। जनहित यानी जनता के हित में कोर्ट कुछ याचिकाओं को स्वीकार करेगा और उसके आधार पर अपने फैसले, डिसीजन दे सकता है, सरकार को निर्देश दे सकता है। शुरुआत 1980 के दशक में। एक तो ये पूछा जाता है एग्जाम में सवाल है, किसके द्वारा की गई, किसके प्रयासों से हुई? तो दो नाम आपको यहां पर याद रखना है। एक तो PN भगवती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम बहुत आता है उस समय क्योंकि चीफ जस्टिस थे। और एक और नाम आप याद रख सकते हैं जो सामान्यतः नहीं आता है, VR कृष्णा अय्यर। इन दोनों के प्रयासों से यह जनहित याचिका शुरू गई, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? अभी हमने बात की थी, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 में लिखा हुआ है, इस आर्टिकल को आप अच्छे से याद रख लेना। दो आर्टिकल बता देता हूँ, एक अनुच्छेद 129, और हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स इनको कहा जाता है। अनुच्छेद 215 याद रख लेना। अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ। अब बात यह है कि अभिलेख न्यायालय होता क्या है, ये आपको सवाल पूछा गया है। देखो 4 ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख यानी रिकॉर्ड्स, अभिलेख का मतलब यहाँ पर है रिकॉर्ड्स के रूप में रखे जाते हैं, जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। और एक बात मैं और जोड़ देता हूँ कि आने वाले सभी फैसलों पर भी वो रिकॉर्ड जो है, वो जो निर्णय है वो लागू होते हैं। पहली बात, बस यही आंसर है। ऑप्शन ए। ब में पढ़ लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, लगाया जा सकता है, और उसके खिलाफ अपील भी कहाँ की जा सकती है। अब आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी निर्णय के खिलाफ भी उससे बड़ी बेंच में अपील की जा सकती है, ठीक है, कराई जा सकती है। इनमें से कोई नहीं, ये तो है नहीं, इसका आंसर मिल गया अ। तो रिकॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं, हाई कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं, अनुच्छेद 215 में लिखा हुआ है, वो सारे रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रहते हैं और आने वाले सभी फैसलों पर लागू होते हैं और सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कानून की तरह भी लागू हो जाता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर देखो संघ राज्य क्षेत्र लिखे हुए हैं, और वो संघ राज्य क्षेत्र में हाई कोर्ट कौन सा लगता है वो लिखा हुआ है। मिलान करते हैं, देखते हैं, ठीक है। कितने हाई कोर्ट से ये तो आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं। जो सबसे लेटेस्ट बनाया है वो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बना है। पहले एक ही था, आंध्र प्रदेश का है जो हाई कोर्ट था, हैदराबाद वाला, जो हैदराबाद में है। अब तेलंगाना अलग हो गया, तो तेलंगाना, हैदराबाद हाई कोर्ट तेलंगाना में चला गया और आंध्र प्रदेश का अब नया हाई कोर्ट बन गया है। अब हम यहाँ पर पूछ रहे हैं संघ राज्य क्षेत्र। देखो इसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भारत का नक्शा पता है तो आराम से आप पता कर सकते हैं। ये मैंने एक तरह से हमारा जो साउथ वाला हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत, उसका यहाँ पर बनाया। अब देखो क्या लिखा है, पुडुचेरी। पुडुचेरी कहाँ पर है? पुडुचेरी का यहाँ पर 2-3 जगह, एक यहाँ पर भी है, लेकिन पुडुचेरी मेनली हम यहाँ पर मानते हैं, पुडुचेरी, ठीक है। तो पुडुचेरी यहाँ पर कौन सा आता है? देखो यहाँ पर ये तमिलनाडु, कुछ हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। मेनली जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, कुछ हिस्सा यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर आता है। तो मद्रास कोर्ट, पुडुचेरी जो है वो मद्रास हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, ये यहाँ से याद रह जाना चाहिए। अंडमान निकोबार कहाँ से आएगा? अंडमान निकोबार यहाँ से शुरू होता है और यहाँ आता है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल का कोलकाता हाई कोर्ट है, तो कोलकाता हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार इस अंडमान निकोबार पर भी है। लक्षद्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप आप जानते हैं, लक्षद्वीप यहाँ से, यहाँ पर ये जो द्वीप बने हुए हैं, यहीं पर केरल है, और केरल का जो हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट, वो लक्षद्वीप पर भी क्षेत्राधिकार रखता है। दमन दीव कहाँ पर आएंगे? दमन दीव यहाँ पर, दमन दीव, दादर नागर हवेली, ये सारे गुजरात और मुंबई, गुजरात और जो महाराष्ट्र है उनके बॉर्डर पर है। तो बम्बई हाई कोर्ट, ध्यान रखना, जो बम्बई हाई कोर्ट होगा उसका क्षेत्राधिकार यहाँ पर रखा गया है। दमन दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग थे, अब एक हो गए हैं।
क्लियर हो गया। अब आप मिलान कर सकते थे, पुडुचेरी कहाँ पर आ जाएगा, पुडुचेरी आ जाएगा ए में 3, तो जहां पर ए में 3 आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। बी में 4, एक ही आ रहा, 3 4 1 2, ये आंसर मिल गया। इसके अलावा देखो संघ राज्य क्षेत्र में आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसके अधीन आएगा, चंडीगढ़ का अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, चंडीगढ़ आ जाएगा वापस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट है, वो भी अभी संघ राज्य क्षेत्र है। दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, ध्यान रखना, दिल्ली का भी अपना हाई कोर्ट है, वो किसी का अधीन नहीं आता। दिल्ली पहले एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र था, अब जम्मू कश्मीर भी है जहां पर जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय के अलग अलग क्षेत्राधिकार शक्ति होती है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो हमने अनुच्छेद 143 में पढ़ा, वो सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को। अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार और संवैधानिक क्षेत्राधिकार। अपील का मतलब है हाई कोर्ट की अपील हम कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, वो अपीलीय क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब ऐसा क्षेत्राधिकार, जो मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है वो क्षेत्राधिकार जिसकी पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। क्या हाई कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाई कोर्ट के पास भी अपीलीय क्षेत्राधिकार है, उसके निचले कोर्ट से अपील हम कहाँ करते हैं, हाई कोर्ट में। तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास या नहीं है, मूल क्षेत्राधिकार जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर हो। देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो गया, क्या हाई कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है। केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो गया, हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। दो राज्यों के बीच में विवाद हो गया, सुनवाई नहीं कर सकता हाई कोर्ट। दो राज्यों और केंद्र के बीच में या दो से अधिक राज्यों और केंद्र के बीच में हो गया, यहां पर सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। यह कहलाता है मूल क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार मैंने बता दिया, सलाहकारी मैंने बता दिया। संवैधानिक क्षेत्राधिकार नॉर्मली ये हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जैसे अनुच्छेद 32 को अगर हम मूल क्षेत्राधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी करने की शक्ति होती है वो एक तरह से मूल में नहीं कह सकते हैं, कई जगह मूल में लिखा आता है और इसके एक नाम दे दिया जाता है जिसमें केवल, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करता है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। इसलिए मूल क्षेत्राधिकारी में या फिर अनन्य क्षेत्राधिकारिता में नहीं आती है, इसलिए इसको संवैधानिक क्षेत्राधिकारिता का नाम भी हम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कौन निर्धारित करता है। छोटा सा सवाल है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है 50 न्यायाधीश यहाँ पर होते हैं, ये संख्या कौन डिसाइड करता है। 50 का 60 करेगा तो कौन निर्धारित करेगा, क्या संसद करेगी, क्या राष्ट्रपति करेंगे, क्या भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो करेंगे, या संबंधित राज्य की विधानसभा करेगी। हाई कोर्ट में जजों की संख्या कौन डिसाइड करता है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी, जैसे अभी यहाँ पर पहले 30+1 थे, अब यहाँ यानी 31 थे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या बढ़ा दी गई है और अब 33 जज हो गए हैं, तो वो संख्या बढ़ाने के बाद ये संख्या किसने बढ़ी, ये संख्या संसद ने बढ़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी वो संसद तय करती है। हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी, ध्यान देना, ये राष्ट्रपति तय करते हैं, संसद तय नहीं करते हैं, राष्ट्रपति ये तय करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किसी उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की बात हो रही है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। क्या अन्ना चांडी इसका आंसर होगा, आप देखेंगे ऑप्शन में ही नहीं है, अभी बताऊंगा ये कब आता है। अन्ना चांडी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा लीला सेठ, श्रीमती लीला सेठ। ध्यान देना, अन्ना चांडी कब आती है, हाई कोर्ट में कोई पहली महिला न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश की बात करें तब अन्ना चांडी का नाम आएगा, क्योंकि केरल हाई कोर्ट में पहली बार कोई महिला न्यायाधीश बनी। लेकिन यहां पर पूछ रहा है मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, ये ध्यान देना, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी, मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, तो लीला सेठ का नाम आएगा, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है। पहली बार कोई महिला वहां पर मुख्य न्यायाधीश बनी, इसका आंसर हो जाएगा लीला सेठ। इसके अलावा फातिमा बीवी कौन है, आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली कौन थी, ये थी जस्टिस फातिमा बीवी। ज्ञानसुधा मिश्र और न्यायमूर्ति रूमापाल, ये इनके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये भी जज रह चुकी है। अब यहां से मैं एक सवाल पूछता हूं, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला जज कार्यरत है। वर्तमान की अगर बात करें तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए, ये लेटेस्ट सवाल पूछा जा सकता है। तो अभी वर्तमान में ये 4 आप देख पा रहे हैं, 4 महिला जज वर्तमान में कार्य कर रहे। कौन कौन है,
नाम लिखा हुआ जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हाल ही में शपथ ली अभी जस्ट, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, और एक तो आपने खास तौर पर पढ़ा होगा कि जस्टिस बीवी नागरत्ना जी जो है 2027 में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 2027 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती है। आज तक, आजादी से अब तक 70 सालों में एक भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बन पाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश आज तक 70 सालों में कोई भी महिला नहीं बन पाई है। यह पहली महिला बन सकती है। कब बन सकती है? 2027 में। 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। 2027 के बाद ये चीफ जस्टिस बन सकती है इंडिया की, क्योंकि ये जो अपना ऑर्डर है उसके तहत, ऑर्डर का मतलब सीनियरिटी के तहत ये 2027 में चीफ जस्टिस बन सकती है। ये फैक्ट्स आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश कार्य कर रही है सुप्रीम कोर्ट में? तो सिर्फ 4 हैं, ठीक है, सिर्फ 4 महिला न्यायाधीश अभी कर रही है। अब तक कितनी महिला आ चुकी है वो भी बता देता हूं। अब तक देखिए 4 तो ये है ही है, प्लस 7 ये भी है। सबसे पहली जो बनी थी ये है फातिमा बीवी, सुजाता मनोहर, रोमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्र, रंजना प्रकाश देसाई, आर भानुमति, और इनके पहले अब जस्ट थी इंदु मल्होत्रा। 7 महिला इनके पहले भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जजेस रह चुकी है, प्लस 4 ये महिला, टोटल 11 महिला सुप्रीम कोर्ट में अब तक जजेस बन चुकी है। अभी तक कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बन पाई, कोई भी महिला। यहाँ पर जो मैंने नाम बताया बीवी नागरत्ना, ये पहली महिला हो सकती है 2027 में जो कि चीफ जस्टिस बन सकती है, एक तरह से सीनियरिटी के हिसाब से। हालांकि ये डिपेंड करता है, नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उस समय अगर कई बार तो सरकार वैसे तो परंपरा यही है, अगर परंपरा के अनुसार चले तो बीवी नागरत्ना बन सकती है, उनका कार्यकाल, वो सबसे सीनियर जज वहां पर बन जाएगी। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। 2 आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 200 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 200 में यह लिखा हुआ है, यदि विधानसभा के द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता तो उसके पास क्या ऑप्शन होते हैं, वो अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है। तो राज्यपाल के पास क्या विकल्प होंगे वो लिखे हुए हैं। वो क्या विकल्प हो सकते हैं? या तो वो विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगा, या फिर वो विधेयक को वापस लौटा देगा, या फिर वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। अगर उसमें कोई राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है तो राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है, अनुच्छेद 200 में लिखा है। अब जब राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकता है, वो अनुच्छेद 201 में लिखा है। राष्ट्रपति उस पर साइन कर सकता है, वापस लौटा सकता है, ये सारी की सारी बातें अनुच्छेद 201 में लिखी। तो ध्यान देना, दोनों में अंतर है। पहले 200 आएगा फिर 201 आएगा, पहले राज्यपाल के विकल्प आएंगे फिर राष्ट्रपति के विकल्प आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 200। अगला सवाल, राज्य में दूसरे सदन का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर विधान परिषद की बात हो रही है। विधानसभा तो सब में होता ही है कि स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है? 4 ऑप्शन दिए हुए, किस प्रक्रिया के तहत दूसरा सदन या तो बनता है या रद्द होता है? तो यही प्रक्रिया, स्थापना की यही प्रक्रिया रद्द होने की, ऑप्शन स इसका राइट होगा। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और उसके बाद संसद साधारण से पारित विधि का मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं साधारण विधि या साधारण बहुमत के द्वारा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? पहले राज्य की विधानसभा, उसके बाद संसद। राज्य की विधानसभा इसको पारित करेगी 2/3 बहुमत से, उसके बाद ये कहां जाएगा? संसद। संसद इसको कैसे पारित करेगी? साधारण बहुमत से। तो वहां पर विधान परिषद बन जाएगा। हटाएंगे कैसे? संसद साधारण बहुमत से कभी भी उसको वापस हटा सकती है, प्रक्रिया वापस वही है। राज्य 2/3 बहुमत से लिख कर दे सकता है कि इसको हटा दो, संसद साधारण बहुमत से हटा देगी, या फिर संसद साधारण बहुमत से इसको वापस से रद्द कर सकती है। विधान परिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं सारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको एक ही ट्रिक से याद करा दूंगा, इससे देखो भी याद हो जाएगा। पहले तो देखते हैं, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। कार्यकाल लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है। मैं आपको कार्यकाल नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्रम बता देता हूं, उससे आपको वैसे भी याद हो जाएगा। लेकिन पहले चलो इस सवाल को कर लेते हैं, फिर हम सारे के कार्यकाल को देख लेंगे। जगन्नाथ पहाड़िया, बरकतुल्ला खान, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया। देखो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल रहा था 1954 से 1957। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो भैरव सिंह शेखावत का भी आपको याद रहना चाहिए। भैरव सिंह शेखावत 1977 से 80 में रह चुके हैं।
जगन्नाथ पहाड़िया 1 साल के लिए रहे थे 1980 से 81, और बरकतुल्ला खान साहब यहाँ पर रहे थे 1971 से 1973। तो देखो इसका क्या बन रहा है, सबसे पहले आ रहा है एम ए यहाँ पर होना चाहिए 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, उसके बाद आना चाहिए 1 जो यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद आना चाहिए 2 और उसके बाद आना चाहिए 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है इनका सही कार्यकाल। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 57, सिर्फ 54 से 57 नहीं थे, ये 71 तक रहते, इसके बाद भी कार्यकाल रहा था। पहला जो कार्यकाल था वो 1954 से 57 था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने सिर्फ पहला कार्यकाल लिखा है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है तो मैंने भी वही रखा है। वैसे वो 71 तक रहे थे और उनके जस्ट बाद बरकतुल्ला खान साहब आए थे, वो 1971 से 1973 तक रहे थे। क्लियर है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस एक ट्रिक से आपको सारे के सारे मुख्यमंत्री क्रम से याद हो जाएंगे। कई बार क्रम पूछा जाता है, यहाँ से भी अगर आपको क्रम याद हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ, अब ये ट्रिक मैंने ही बनाई है, जबरदस्ती बनाई है, जैसा भी है, पर आप अगर इस लाइन को याद करेंगे तो सारे मुख्यमंत्री को आप याद कर पाएंगे। ट्रिक जबरदस्ती बनाई पर जबरदस्त है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आपने शायद मुख्यमंत्री की याद करने की ट्रिक पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि अभी तो मैंने बनाई, अभी तो बाहर तो अब आएगी है, ठीक है। तो लिखते हैं, देखो मैं 2 लड़कियों के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, एक हसीना है और एक टीना है। ने सुबह सुबह का टाइम है और हरी भरी पहाड़ियाँ हैं। ये सारे के सारे मुख्यमंत्रियों को नाम लिख रहा हूँ मैं। हरि व शिव का अवतार देखा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक लिखी हुई है। अब देखो इस ट्रिक में आपको सारे के सारे मुख्यमंत्री क्रम से मिल जाएंगे। मैं बताता हूँ, देखो जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ एक एक मुख्यमंत्री होंगे, आप नाम बोल सकते हैं। हाँ से क्या है, सबसे पहले बताइए, सभी को पता है, हीरोलाल शास्त्री, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री। सी से सी एस वेंकटाचारी, राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री, पहले ये थे, दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री। ना से आप याद रखेंगे नारायण, यानी जय नारायण, ना से नारायण याद रह सकता है, और नारायण साहब याद रखेंगे जय नारायण व्यास, ये तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। उसके बाद पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, देखो अब तक ये 3 मनोनीत हुए थे, निर्वाचित नहीं हुए थे। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन, श्री टीकाराम पालीवाल। उसके बाद वापस से जय नारायण व्यास आते हैं, तो दूसरा यानी कि 2 बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार मनोनीत, दूसरी बार निर्वाचित। तो एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी होते हैं निर्वाचित भी होते हैं वो कौन है, जय नारायण व्यास। अब यहां से देखो सू से आपको क्या याद रखना है, सू से याद रखेंगे सुखाड़िया, सू से क्या याद रखेंगे सुखाड़िया, कौन से सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। ब से क्या याद रखेंगे ब से जस्ट उनके बाद आते हैं बरकतुल्ला खान साहब, जो जोधपुर से हैं, बरकतुल्ला खान, एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री राजस्थान के, कौन, बरकतुल्ला खान। ह से आप छोड़ दीजिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है। ह से जो मैं गोला कर रहा हूँ उसका वर्ड को छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये छोड़ सकते हैं। बाकी ह से हरिदेव जोशी, नाम आप लिखते रहना, मैं सबके नाम नहीं लिख रहा हूँ। हरि से हरिदेव जोशी, भई से भैरव सिंह शेखावत, क्या याद रखेंगे, भैरव सिंह शेखावत। पहाड़ियों से पहचान गए आप होंगे, जगन्नाथ पहाड़िया, एकमात्र दलित मुख्यमंत्री राजस्थान के। से ही देखो इसके भी आपको याद रखना है, से शिवचरण माथुर, ही से हीरालाल देवपुरा, हरि से फिर से हरिदेव जोशी, शिव से शिवचरण माथुर, फिर से हरा से वापस हरिदेव जोशी, भरा से भैरव सिंह शेखावत। अ और व 2 है, ध्यान रखना है। बताइए, अ से अशोक गहलोत, व से वसुंधरा राजे, फिर दोबारा से अशोक गहलोत, फिर से वसुंधरा राजे, फिर से अशोक गहलोत, अभी जो वर्तमान में कार्यरत है, यानी अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, फिर से अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, क्योंकि इनका क्रम तो आपको याद रह जाएगा, और वापस अशोक गहलोत। देखो इस एक ट्रिक से, इस एक लाइन से आप सारे मुख्यमंत्री को क्रम से याद रख सकते हैं जो अभी हमने बात की है। सुखाड़िया साहब आए थे इस सवाल में, बरकतुल्ला खान साहब आए थे, और इसके अलावा वापस देखते हैं, एक हमारे साथ जगन्नाथ पहाड़िया है, ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया है, और उसके बाद एक बार भैरव सिंह शेखावत, तो यहाँ पर दोबारा भी बनते हैं, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत भी 3 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री की। इस एक ट्रिक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस स्क्रीनशॉट में आपको सारे के सारे मुख्यमंत्री याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के मुख्यमंत्री को अपदस्थ किया जा सकता है यदि, अपदस्थ यानी हटा सकते हैं, कैसे, यदि विधानसभा द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाए,
राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाए, राज्यसभा या विधान परिषद के 2/3 सदस्य एक प्रस्ताव पास करें, या राज्यपाल की राय में राज्य की संवैधानिक मशीनरी निष्क्रिय हो गई। ये बात बिल्कुल सही है। पहली वाली बात भी सही कि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो भी हटाया जा सकता है। दोनों सदन पारित करते, दोनों सदनों की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कथन यहाँ से गलत हो जाता है। राज्यसभा की भी जरूरत नहीं, इसलिए ये कथन भी यहाँ से गलत हो जाता है। 1 और 4 जहां लिखा हुआ है वो राइट आंसर है। चलिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं, फास्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आप बोर हो रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह संभव हुआ जिसमें एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल का कार्यभार संभाल सकते हैं? बोर तो नहीं हो रहे हैं? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 7वां, 42वां, 43वां, 44वां। बताइए इसका आंसर क्या है? किस संविधान संशोधन के द्वारा एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल रह सकता है? देखो पहले जो संविधान में लिखा हुआ प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। एक राज्य में एक राज्यपाल, इतने सारे राज्यपाल लाने पड़ेंगे। तो बाद में एक 7वां संविधान संशोधन किया, जल्दी ही कर लिया 1956 में ही, कि एक राज्यपाल को 2 या अधिक राज्यों में भी रखा जा सकता है। इसके साथ और क्या याद रखना आपको, पहले इसके साथ ही 7वें संविधान संशोधन से 7वां भाग, संविधान का 7वां भाग डिलीट कर दिया गया, निरसित किया गया, 7वां भाग का निरसन हो गया। इसके अलावा पहले राज्यपाल के पहले राज प्रमुख का पद भी था, आपको पता हो राजस्थान में, तो इसी 7वें संशोधन के तहत इस पद को भी हटा दिया गया। क्लियर है? अगला सवाल चलते हैं। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति, राज्य विधानसभा के सदन के लिए गणपूर्ति, गणपूर्ति को इंग्लिश में कोरम भी कहते हैं। कोरम क्यों लिख रहा हूं? कोरम इसलिए लिख रहा हूं, कई बार एग्जाम में ये कोरम हिंदी में लिखकर भी दे देते हैं। तो कोरम का मतलब क्या है? विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए कि विधानसभा चल सकती है? लोकसभा राज्यसभा की बात करूं तो 1/10 है, विधानसभा की बात करूं तो भी 1/10 है, विधानसभा में भी 1/10 है। तो विधानसभा में 1/10 का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि कुछ राज्य ऐसे भी जहां पर 60 ही संख्या, तो 1/10 6 से चल जाएगा? नहीं, वहां पर लिखा हुआ है या तो 1/10 सदस्य या फिर कम से कम 10 सदस्य तो होने चाहिए, जो भी अधिक हो उसको माना जाएगा। जैसे अगर राजस्थान में 200 सदस्य तो उसका 1/10 यानी 20 सदस्य तो होने चाहिए, तभी सदन चल सकता है। किसी में अगर 60 सदस्य तो उसका 1/10 होता है 6, क्या 6 पर चल सकता है? नहीं, कम से कम 10 सदस्य तो होने चाहिए। तो 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो वो माना जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकसभा और राज्यसभा में भी यही होता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? यह संविधान में लिखा हुआ है कि न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए 60 और अधिकतम संख्या हो सकती है 500। क्या इसका कोई अपवाद भी है? 60 से कम भी कोई है? संविधान में लिखा हुआ कि इतना तो होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी इसके अपवाद भी है। 4 विधानसभा ऐसी है में 3 राज्य हैं और 1 संघ राज्य क्षेत्र है। कौन कौन सा है? गोवा, 40 सीटें ही है। कितनी होनी चाहिए? संविधान में लिखा हुआ 60, लेकिन गोवा में कितनी है? छोटा सा स्टेट है, बाद में बना था संविधान बनने के बाद में, 40 सीटें ही हैं। मिजोरम कितनी सीटें हैं? 40 सीटें ही हैं। सिक्किम कितनी सीटें हैं? 60 होनी चाहिए, लेकिन 32 सीटें ही हैं। पुडुचेरी कितनी सीटें हैं? देखो 30 सीटें तो हैं इसमें निर्वाचित की, और 3 सीटें हैं मनोनीत भी सदस्य हो सकते हैं, तो एक तरह से 33 सीटें। कई कई बार 30 सीटें भी आता है, तो 30 भी सही है, लेकिन वास्तव में 3 मनोनीत होकर 3 सीट और, यानी 33 सीटें इसमें वास्तविक रूप में है। तो ये 4 इसके अपवाद है इस 60 जो लिखा हुआ है। इसके अलावा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ है? अभी यूपी में है, जो 400+ सीटें हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा की सीटें पूछ रहा है, कौन से कथन सही है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से राज्यसभा की 3 सीटें हैं, क्या सही है? पुडुचेरी से 2 सीटें हैं और मिजोरम से राज्यसभा की 1 सीट है। कौन कौन से कथन सही है आपको ये बताना है। देखो 3 सीटें दिल्ली के हैं, बिल्कुल सही है। मिजोरम से राज्यसभा की 1 सीट है, बिल्कुल सही है। पुडुचेरी से केवल 1 सीट है, 2 सीट नहीं है। तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पर सही है। मैं आपको बता देता हूँ किस राज्य से कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, जो इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, वो बता देता हूँ आपको। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें देखो आसानी से याद हो जाएगी, जो मैं बता रहा हूँ उतनी ही याद कर लो तो काफी। यूपी में सबसे ज्यादा है 31, तो सर्वाधिक की पूछी जाती है, वो तो याद रहनी चाहिए। सेकंड नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, कितनी है? 19 है। राजस्थान के आपको पता होनी चाहिए, राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में राज्यसभा से कितनी सीटें हैं? जितनी राजस्थान में उतनी ओडिशा में भी है, कितनी है? 10। तो 10 आपको याद रहना चाहिए।
जितनी राजस्थान में है उससे एक ज़्यादा गुजरात और एमपी में है, यानी गुजरात और एमपी में एक ज़्यादा है। कितनी है? 11। इसके अलावा मैं बात करूं असम की बात करूं तो असम में 7 सीटें हैं राज्यसभा की। मैं असम की क्यों बात कर रहा हूं? असम नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट में ये एकमात्र स्टेट है जिसकी सीटें 7 हैं। अन्य पूर्वोत्तर राज्य जो 8 राज्य है उसमें से ये असम को निकाल दीजिए, तो अन्य पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम सहित बात कर रहा हूं मैं, जिन भी राज्य में सब में एक एक सीट है। क्लियर हो गया? गोवा में कितनी सीट है? गोवा में भी एक ही सीट आएगी। दिल्ली में कितनी सीट है? दिल्ली में 3 सीटें हैं, जैसा कि अभी हमने बात करी। पुडुचेरी में भी विधानसभा है, तो पुडुचेरी में कितनी सीटें आएगी? पुडुचेरी में भी एक सीट है। इतनी सीटें आप आसानी से याद कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे ज़्यादा यूपी में है, महाराष्ट्र में सेकंड नंबर भी आपको याद होना चाहिए 19। राजस्थान की आपको पता है तो उड़ीसा को भी आपको याद हो जाएगी। गुजरात और एमपी दोनों राजस्थान के पड़ोसी राज्य, एक एक ज़्यादा है। असम की 7 है, बाकी सारे स्टेट की एक एक सीट है। पूर्वोत्तर कोई भी पूछे, नागालैंड पूछे, अरुणाचल प्रदेश पूछे, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, कुछ भी पूछे, सबकी एक सीट है। गोवा का छोटा सा स्टेट है, एक सीट है। दिल्ली क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ की विधानसभा में 70 सीटें हैं, तो 3 सीट यहाँ से जाती है। पुडुचेरी छोटा सा संघ राज्य क्षेत्र है, इसलिए एक सीट। अन्य दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, वहाँ से कितनी है? वहाँ पर विधानसभा है ही नहीं। जब विधानसभा नहीं है तो राज्यसभा की सीट भी नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? लोकसभा की मेरे ख्याल से लोकसभा के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब यहाँ से वैसे इंपॉर्टेंट है। यूपी की याद रख सकते हैं 80 है, महाराष्ट्र की 48, यहाँ 48 सीटें, राजस्थान की और आंध्र प्रदेश की सेम है 25 सीटें हैं। दिल्ली में आपको याद रहनी चाहिए 7 सीटें दिल्ली से आती हैं। ठीक है, असम की 14 सीटें हैं। ये कुछ आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 27वां सवाल। देखो यहाँ से राजस्थान जीके के सवाल शुरू हो गए हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो इंडियन पॉलिटी के चल रहे थे, राजस्थान पॉलिटी के सवाल यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। राजस्थान पॉलिटी के भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपकी तरफ से बहुत सारी डिमांड थी, तो राजस्थान पॉलिटी की मैंने इसी में शामिल कर दी, तो इंडिया और राजस्थान दोनों के कंबाइंड आ रहे हैं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं, यहाँ पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्षों का कार्यकाल पूछा जाता है। इस तरह के कई बार सवाल आ रहे हैं इसमें, ऐसा ही में पूछ लिए जाते हैं। विधानसभा अध्यक्षों का कार्यकाल, ये लास्ट में जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अंतिम 4 मैंने लिखे हैं, तो अभी आपको पता होगा कि अंतिम जो है वो सीपी जोशी अभी वर्तमान में भी कार्यरत हैं, तो इसके हिसाब से ये एक ऑप्शन तो हमने कट कर दिया। आप मुझे बता सकते हैं कि सीपी जोशी से जस्ट पहले कौन थे? उनके पहले थे कैलाश चंद्र मेघवाल, तो कैलाश चंद्र मेघवाल 2 जगह आ रहे हैं, एक ऑप्शन और कट हो गया। अब यहाँ से या तो दीपेंद्र सिंह पहले थे या सुमित्रा सिंह, इन दो में से कोई एक हो सकते थे, तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रा सिंह। 2003 से लेकर 2008 तक सुमित्रा सिंह थी। सुमित्रा सिंह कौन? राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री भी महिला थी उस समय। यहाँ पर आप देखेंगे उस समय यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जो थी वो भी महिला थी। ठीक है, और उस समय राष्ट्रपति भी महिला थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना। तो महिलाओं का राज हो गया था राजस्थान से लेकर देश तक। और प्रधानमंत्री कौन सी महिला थी? प्रधानमंत्री महिला नहीं थी। 2004 के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पर आपको पता है कि सरकार कौन चला रहे थे, है ना। सरकार एक तरह से इनडायरेक्टली सोनिया गांधी जी के हाथ में थी, तो मानकर चलिए कि देश में भी सरकार भी महिलाओं के हाथ में होगी। राजस्थान से लेकर देश तक महिलाओं के हाथों में ये था, ये याद रख सकते हैं सुमित्रा सिंह। इसके बाद 2008 से जब वापस कांग्रेस की सरकार आई थी 2008 से 13, दीपेंद्र सिंह जी आए थे, दीपेंद्र सिंह शेखावत विधानसभा अध्यक्ष। कैलाश चंद्र मेघवाल 2013 से 2018, और अभी 2018 से वर्तमान तक चल रहे हैं श्री सीपी जोशी, जो नाथद्वारा सीट से आते हैं राजस्थान में, राजसमंद से। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? कौन सा विकल्प असंगत है? यानी यहाँ पर 3 संगत होंगे, 1 असंगत होंगे। ये क्या आ रहा है? यहाँ पर ये आ रहा है यूटी आ रहा है, और उसमें इनके प्रशासक कौन है या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप उनकी यूटी है, इसमें है एडमिरल डी के जोशी, बिल्कुल सही है। लद्दाख की बात करूँ तो राधाकृष्ण माथुर, बिल्कुल सही है। दादर नगर हवेली और दमन दीव मनोज सिन्हा, यहाँ पर ये मनोज सिन्हा गलत हैं, क्योंकि मनोज सिन्हा JNK जम्मू और कश्मीर के बनाए गए हैं। दादर नगर हवेली के प्रफुल्ल पटेल हैं
जो अभी कुछ दिनों पहले खबरों में रहते लक्षद्वीप में कुछ कानून लाने के कारण। दिल्ली में अनिल बैजल है ही है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बाकी सबके भी लिख दिए हैं, देख लीजिए एक बार। अंडमान निकोबार के ये लिखा हुआ है, दादर नगर हवेली अभी पता चल गया, लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल है, दिल्ली का अनिल बैजल है, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा हो गया। पुडुचेरी में अभी कार्यवाहक के रूप में जो तमिलनाडु की राज्यपाल हैं टी सौंदरराजन, उनको बनाया गया है। लद्दाख में श्री राधाकृष्ण माथुर है। मैंने चंडीगढ़ में लिखा नहीं है क्योंकि अभी जस्ट आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जस्ट अभी सरकार भी कंफ्यूजन में है कि किसको बनाए, बनाया नहीं है। आदेश जारी हुआ है बनवारी लाल पुरोहित जी का, उनको पंजाब का यहाँ पर बनाया गया है राज्यपाल, लेकिन चंडीगढ़ के बारे में कुछ लिखा नहीं गया। सामान्यतः तो जो पंजाब के राज्यपाल होते हैं उन्हीं को चंडीगढ़ का प्रशासक बना दिया जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है, इसलिए इनका नाम यहाँ पर मैंने भी छोड़ दिया है। जैसे ही बन जाए आप याद रख सकते हैं बाद में। क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में पंचायती राज पद्धति अपनाने की तिथि है 26 जनवरी 1957, ये तो नहीं होगी। 15 अगस्त 1958, ये भी नहीं होगी। या तो 24 अप्रैल या 2 अक्टूबर 1959, क्या होगा बताइए। 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। क्यों मनाया जाता है? 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, इसके लिए मनाया जाता है। क्या राजस्थान में अपनाया गया? नहीं, राजस्थान में तो 2 अक्टूबर 1959 को जो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को लागू किया गया, राजस्थान के नागौर में बगदरी गांव में। को लागू करना या अपनाना, तो सबसे पहले राजस्थान में यहां पर लागू किया गया। ये तो संवैधानिक दर्जा देने वाली बात है। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर जब महात्मा गांधी जयंती आती है उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन किया था। यह सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, सबको पता होगा। क्लियर है। अगला सवाल, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में, जो कि 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, पता होना चाहिए आपको। 243 और उसके बाद 243 ए से लेकर 243 ओ तक, ये जो आर्टिकल 243 भी शामिल है, 243 ए भी शामिल है, 243 ओ तक, क से लेकर न तक, ये जो है वो पंचायत के बारे में। देखो 243 भाग 9 की बात करता हूँ। भाग 9 सबसे पहले पंचायत लिखा हुआ है, आप आर्टिकल याद रख सकते हैं 243, बाद में ए से लेकर ओ तक। इसके बाद आ जाता है नगर पालिका, ओ तक तो आ गया, तो ओ के बाद क्या आएगा, पी। तो 243 पी से 243 पी से लेकर 243 जेड जी, ये याद रख लेना। इसके बाद आता है एक और जोड़ा गया, सहकारी समितियां 2011 में, 97वां संविधान संशोधन, सहकारी समिति। तो 243 जेड एच आएगा और जेड टी तक रहेगा, जेड टी 243 जेड टी तक रहेगा। ये आर्टिकल आप याद रख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 243 से 243 ओ तक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? देखो ये भाग 9 चल रहा है अभी, पंचायत और नगर पालिका वाला चल रहा है। राजस्थान पॉलिटी से जुड़े हुए सवाल भी यहां से पूछे जाते हैं। नगर निगम असंगत बताना। नगर निगम कहां बनता है, जहां पर 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में, बिल्कुल सही है। नगर परिषद जहां 1 लाख से अधिक 5 लाख से तक की आबादी वाले शहर, ये भी सही है। नगर पालिका 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख ये भी आ रहा है। नगर पालिका होता है 20,000 से 1 लाख। इसका मतलब ये हो गया असंगत, ये हो गया गलत, पर हमारा आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है असंगत कौन सा है, वही तो ढूंढना है। नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है, महापौर या मेयर, ये भी सही है। नगर परिषद में सभापति होता है, नगर पालिका में अध्यक्ष होता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, पंचायती राज प्रणाली में सुझाव देने हेतु गठित निम्नलिखित समितियों का सही क्रम क्या है? देखो सही क्रम में सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता समिति आनी चाहिए, जिसका भी आंसर सी। यहां पर देखो सी ए, ये तो 1957 की थी। और ए यानी कि सादिक अली समिति 57 के बाद यहां पर आप देखेंगे जस्ट बाद यहां पर सादिक अली समिति आती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप यहां पर देखिए डी आएगा या फिर बी आएगा। तो इसमें देखो यहां पर पहले बी आएगा और फिर लास्ट में यहां पर डी आ जाएगा। ये जो डी लिखा है इसको हम यहां पर, डी तो यहां पर लिखा हुआ है, तो पहले लास्ट में आ जाएगा डी। तो CABD, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपके सामने देखिए, ये सारे के सारे मैंने लिख दी है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, 1964 में, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा था, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1964 का राइट आंसर हो जाएगा 1964।
तो 1957 मैंने आपको लिए सारी यह लिख दिया। ये राजस्थान और भारत में जो भी समिति आई थी मैंने सारी की सारी लिखी है, ठीक है। आपको कई बार ये भारत वाली तो मिल जाती है, लेकिन राजस्थान वाली राजस्थान जीके में सवाल पूछा जाता है इन सारी को। ये सादी काली समिति है, गिरधारी लाल व्यास समिति, ये सारी की सारी जो है वो राजस्थान के सरकार के द्वारा बनाई गई। बलवंत राय मेहता समिति आती है 1957 में। 1964 सादी कली, 1973 गिरधारी लाल व्यास समिति, 1977 में आप सभी जानते हैं अशोक मेहता समिति, 1985 में जीवी के राव समिति, 1986 में डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, 1989 में पी के थुंगन समिति, और 1990 में ये खास तौर पर याद रखना हरलाल सिंह खर्रा समिति। ये सारी समितियां आप यहां से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है? क्या पहचानना है? असत्य कथन कौन सा है वो देखते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जो कि सरपंच होते हैं, सदस्य जो कि वार्ड पंच होते हैं, क्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं? बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। ध्यान देना, नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन उसके प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते हैं, इसलिए ये इसका सही आंसर तो हमें यहीं से मिल गया। बाकी भी देख लेते हैं, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। पंचायती राज के तीनों स्तरों पर सभी पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। बिल्कुल, तो ये गलत तो नहीं, लेकिन हमें ये पता चला कि जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण दिया जाता, फिक्स आरक्षण वहां पर नहीं है। इसके अलावा पंचायत समिति व जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव इनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव इनका नहीं होता है सरपंच की तरह। इसका मतलब ये कथन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो असंगत कौन सा होगा, असत्य कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता, इसका फिक्स यहाँ पर कार्यकाल रहता है, और इसको बिल्कुल महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद पर नहीं रहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, मैंने इसकी व्याख्या अलग से दी है, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला योजना समिति के 2/3 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाते हैं। महानगरीय योजना समिति के 4/5 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा स्वयं में से चुने जाते हैं। असत्य कथन कौन कौन से हैं? असत्य कथन केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, और दोनों में से कोई भी नहीं, यानी कि दोनों ही सत्य हैं। क्या इसका आंसर होगा वो आपको बताना है। असत्य कथन क्या एक और दो, दोनों? देखो ये सवाल जो है ना, मैंने पहले भी आपको करा चुका हूं, ये सवाल आ चुका है पहले। यहां पर ध्यान देना, असत्य कथन पूछ रहा है। ये सवाल मैंने आपको पहले कराया था जब मैं 10-10 सवालों की, कठिन सवालों की सीरीज करा रहा था उस समय, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर ये सवाल मैं पहले करा चुका हूं, मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूं। जिला योजना समिति 243 ZD में और महानगरीय योजना समिति 243 ZE में आता है। ये जिला योजना समिति जिला में जितनी भी योजना बनती है, जो पंचायत नगर पालिका, उनका समन्वित रूप से करके उनके लिए योजना बनाती है। ऐसे ही महानगर में भी होती है। अब इनके जो सदस्य की बात हो रही है, इसके 2/3 सदस्य, ध्यान देना यहाँ पर 2/3 नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए 4/5। 5 में से 4 सदस्य, टोटल 25 सदस्य होते हैं, उसमें से 20 सदस्य जो होते हैं वो जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों से बनते हैं। और महानगरीय योजना समिति ये होना चाहिए 2/3। हमने उल्टा कर दिया, इसलिए सवाल दोनों ही कथन असत्य हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों आएगा, या इनमें से कोई नहीं? दोनों ही सत्य नहीं। ध्यान देना, ये असत्य पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही असत्य, ये इसका आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं का मतलब कि दोनों ही सत्य है। तो यहाँ ऑप्शन में आप कंफ्यूज मत हो जाना। मैं इसकी व्याख्या बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा अलग सवाल था, इसलिए मैं पूरा बता देता हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 दिया गया, यानी आप इंग्लिश में याद रख सकते हैं ZD में जिला योजना समिति का प्रावधान है। यह समिति जिले की पंचायत और नगर पालिका द्वारा तैयार योजनाओं को संगठित करने के साथ साथ जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। इस समिति के 4/5 भाग, जो अभी हम बात कर रहे थे, न कि 2/3 भाग, यानी 4/5 होना चाहिए। सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाते हैं, इनके अंदर से ही चुने जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ZE में महानगरीय योजना समिति है, प्रत्येक महानगर क्षेत्र के विकास के लिए योजना प्रारूप तैयार करती है। इसके 2/3 भाग सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य और पंचायत के अध्यक्ष द्वारा स्वयं में से ही चुने जाते हैं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? इसका मतलब 3 तो कार्य होंगे, बाकी नहीं होंगे। मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, बिल्कुल इसी के लिए तो बना है। किसी जेल को देखना, जेल की स्थिति को देखना, कैदियों की स्थिति को देखना, ये भी है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। ध्यान देना, मानवाधिकार आयोग कभी भी सजा नहीं दे सकता, सजा देने का अधिकार इसके पास नहीं है। सजा कोर्ट ही देगा, मानवाधिकार आयोग नहीं दे सकता। ये सिर्फ सुपरविजन कर सकता है। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, ये काम इनका है, लेकिन ये काम सजा देने का काम ये नहीं कर सकता है। यह है, चाहे राज्य मानवाधिकार हो, चाहे केंद्र का मानवाधिकार हो, दोनों ही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी ये कार्य नहीं करता है, सजा देने का कार्य उनका नहीं है। अगला सवाल, अब यहाँ से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सवाल आ रहे हैं। अब हम स्पेशल बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन हमें देखना है। आयोग ने मार्च 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू किया। ध्यान रखना, ये सवाल, ऐसा कठिन सवाल भी एग्जाम में आ रखा है। एग्जाम में जब सवाल आया था उसमें पूछा था मई 2000 से उसने कार्य शुरू किया। मई और मार्च में भी फर्क आ गया। मार्च से शुरू किया, मई आया था, वो कथन गलत था। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया मार्च, अब कथन सही है। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 2006 के संशोधन के बाद 1+2 इसमें सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, क्या ये कथन सही है? ध्यान देना, ये सवाल मेरे ख्याल से आरएस में पूछा जा चुका। आरएस 2013 में जब पूछा गया था तब ये कथन गलत था, लेकिन अब ये कथन सही है। 2019 में संशोधन के बाद मुख्य न्यायाधीश भी बन सकता है, पूर्व न्यायाधीश भी बन सकता है, इसीलिए मैंने ये शामिल किया। ये कथन भी यहाँ से सही हो जाता है। अब ये अलग हो गया है, क्लियर है? जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे। ये कथन यहाँ से गलत है, अध्यक्ष नहीं थे, वो एक सदस्य थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ABC। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में देखो, अगला सवाल भी मैंने इसी के बारे में है, राज्य मानवाधिकार, ये राज्य लोक सेवा। यहाँ पर मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, वर्तमान में, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको बताना है, वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो आप मुझे लिखकर बताएंगे, ठीक है? अगला सवाल, अब RPSC के बारे में आ गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते हैं, क्या ये कथन सही है? ये कथन, देखो मैं अभी इसका आंसर बताता हूँ, ये कथन यहाँ से गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि 60 वर्ष नहीं है, 65 वर्ष की उम्र का उल्लेख है, और यूपीएससी की अगर बात करें तो वहाँ पर 65 वर्ष हो जाता है। यूपीएससी में 65 वर्ष, और पीसीएस यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग है, स्टेट पीसीएस, मैं इसको स्टेट पीसीएस लिख देता हूँ, एससी 62 वर्ष, ठीक है? इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ, क्या ये कथन सही है? तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन ये सही है क्या? ये भी गलत हो जाएगा। 30 अगस्त था, न कि 1 अगस्त। ध्यान रखना, ये डेट्स भी याद रखना। आप कहेंगे इतनी डेट भी याद रखनी पड़ती है, ये सवाल पूछे जा चुके हैं, डेट याद रखना जरूरी है कुछ के लिए। राजस्थान जीके से अधिकांश क्वेश्चन क्या फैक्चुअल आते हैं, तो कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आयोग का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे। ये कथन यहाँ से बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये देख लेते हैं, डॉक्टर SC त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी गलत है। SK घोष थे, SC त्रिपाठी दूसरे अध्यक्ष थे, पहले नहीं थे। इसका सही आंसर होगा SK घोष, यानी ये कथन भी यहाँ से गलत हो जाता है। तो सही क्या है? केवल C, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, मैं फटाफट आपको एक बार ये फैक्ट सारे कंप्लीट करा देता हूँ। इन सवालों को भी आप अच्छे से एक बार देख कर चले जाना, एग्जाम में आपको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। इसके आसपास की चीज़ें पूछी जाएगी, वो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है क्या? राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, लेकिन हटाने की पावर इसमें नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन कैसे? इस तरह से, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 317 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के बाद ही हटाया जा सकता है। केवल राष्ट्रपति सामान्यतः इनको नहीं हटा सकते, यानी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है पर हटा राष्ट्रपति ही सकते हैं। क्लियर है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं होती है, जांच होती है, जांच में दोषी पाए जाने पर हटा सकते हैं। C इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए और फिर आंसर देना है। लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में लोकायुक्त के दायरे में कौन कौन आता है? केवल मंत्री आते हैं क्या, या मुख्यमंत्री सहित मंत्री आते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में खास तौर पर ये पूछा जाता है। मुख्यमंत्री शामिल है या नहीं है लोकायुक्त के दायरे में? तो ध्यान देना, मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, केवल मंत्री शामिल है। कुछ बुक्स में हो सकता है मुख्यमंत्री, पर ध्यान देना मुख्यमंत्री शामिल नहीं है राजस्थान में। कुछ राज्यों में है पर राजस्थान में नहीं है, केवल मंत्री शामिल है। राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और प्रधान, ये भी है, यानी कि ए, सी और डी, 3 नंबर इसका आंसर सही होगा। कौन कौन शामिल नहीं है उसके बारे में भी बात कर लेता हूं। देखो अगला सवाल मैंने वही लिया है, राज्य में लोकायुक्त के समक्ष किन के विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती, यानी लोकायुक्त के दायरे में कौन नहीं आता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश लोकायुक्त के दायरे में आएगा क्या? नहीं आएगा। अन्य न्यायाधीश या न्यायिक सेवा का कोई भी सदस्य नहीं आता, बिल्कुल सही है। राजस्थान लोक सेवा का अध्यक्ष नहीं आएगा, अन्य सदस्य भी नहीं आएगा, ये भी सही है। महालेखाकार भी नहीं आएंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी आएंगे नहीं आएंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त भी नहीं आएंगे, राजस्थान विधानसभा के सचिवालय के स्टाफ के कर्मचारी ये भी नहीं आएंगे, सरपंच और पंच भी वर्तमान में शामिल नहीं है। ध्यान देना, सभी शामिल हैं, प्रधान है, जिला प्रमुख है, नगर पालिका के अध्यक्ष सभी हैं, लेकिन सरपंच और पंच वर्तमान में नहीं है। हालांकि इनको भी इसमें शामिल करने की सिफारिश की जा रही है, हो सकता है जल्दी इनको भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन वर्तमान में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब सरपंच और पंच शामिल नहीं है, मुख्यमंत्री भी शामिल नहीं है। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं, राजस्थान में भारत सरकार का कोई भी अधिकारी कार्य कर रहा है, भारत सरकार का कोई भी अधिकारी का, भारत सरकार की कोई भी संस्था का, है ना, भारत सरकार की संस्था, मैं भारत सरकार की संस्था की बात कर रहा हूँ, भारत सरकार की कोई भी संस्था है उसके अधिकारी अगर यहाँ पर काम कर रहे तो वो भी इसके दायरे में नहीं आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये रहा ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, इनके कार्य पर, ठीक है। राज्य के पंचायत और नगर पालिका के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को, बिल्कुल ये तो काम करता ही है। राज्य की पंचायत और नगर पालिका के लिए निर्वाचन करता है, ये भी सही है। राज्यपाल के निर्देशन के अनुरूप पंचायत और नगर पालिका के अतिरिक्त अन्य निकाय के लिए भी निर्वाचन करवाता है, ये कथन यहाँ से गलत है। वो सिर्फ पंचायत और नगर पालिका का चुनाव करवाएगा, इसके अलावा किसी का भी चुनाव नहीं करवाएगा। राज्यपाल निर्देश दे नहीं दे उससे फर्क नहीं पड़ता, जो संविधान में लिखा है वही काम ये करेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए काम मतदाता सूची को तैयार करने का नहीं करता है। भारत का निर्वाचन आयोग बिल्कुल अलग है, राज्य का निर्वाचन आयोग अलग है, दोनों के काम अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाना चाहिए? पहला और दूसरा, ए और बी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है? मुख्यमंत्री के साथ करता है क्या? बिल्कुल सही है, लेकिन केवल मुख्यमंत्री के साथ नहीं करता है, मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के साथ करता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री विधानसभा में विरोधी दल के नेता, मतलब जिसमें ये तीनों आ जाए वो सही है। इसमें देखते हैं, मुख्यमंत्री आ रहा है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आ रहा है, राज्य विधानसभा में विपक्षी दल के नेता, ये भी आ रहा है। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, राज्यपाल लोकायुक्त। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है ये भी आप बता दीजिए, वर्तमान लोकायुक्त कौन है ये भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। सही आंसर क्या होगा मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। क्लियर है? अगला सवाल, राज्य के लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? देखो कौन हटा सकते हैं? देखो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। कौन हटा सकते हैं? नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, हटाना भी राज्यपाल के द्वारा। कैसे? राज्यपाल अपने स्वविवेक से नहीं हटा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट इनकी जांच करेगा, जांच में दोषी पाए जाने पर ही इनको हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इनकी जांच होती है, कदाचार के आधार पर दोषी पाए जाने पर या अक्षमता के आधार पर भी इनको हटाया जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243 ज, इंग्लिश में याद रख सकते हैं, आर्टिकल 243 आई, अनुच्छेद 243 में, यानी 243 वही, या फिर दोनों हो सकता है क्या? बिल्कुल है, इसका सही आंसर दोनों हो सकता है। क्यों? राज्य वित्त आयोग के बारे में 2 बार उल्लेख है। कैसे 2 बार उल्लेख कैसे आ गया? एक बार तो उल्लेख है पंचायत के लिए राज्य वित्त आयोग, और एक है नगर निगम या नगर पालिका के लिए, नगर पालिका लिख देता हूं मैं यहाँ पर, नगर पालिका। जब मैं पंचायत के बारे में बात करूंगा तो 243 आई रहेगा,
243 I और Y, ये दो आप याद रख सकते हैं। 243I, और जब पंचायत के लिए बात हो, नगर पालिका के लिए बात होती है तो 243Y। हिंदी में याद रख सकते हैं V और J, वित्तायोग ज, 243J में यहाँ पर रहेगा। क्लियर है। अगला सवाल, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल इनके चुनाव का परिणाम आने के दिन से 5 वर्ष का होता है। सही विकल्प का चुनाव पहला सही है क्या? जल्दी से बताइए। इस सवाल का आंसर अपने आप से चूज कर लिए, फिर मैं बताता हूँ। परिणाम आने के दिन से 5 वर्ष का नहीं होता है, पहली बैठक से। ध्यान रखना, छोटे सी यहाँ पर गलती हो जाती है। प्रथम बैठक से होता है, ये तो सबको पता है 5 साल होता है, लेकिन कब से होता है? चुनाव परिणाम आने के दिन से, चुनाव शुरू होने के दिन से नहीं, पहली बैठक के दिन से होता है, न कि चुनाव का परिणाम आने के दिन से। पहली बैठक अगर 10 दिन बाद हो रही है, 20 दिन बाद हो रही है, 1 महीने बाद हो रही है, तब से काउंट होगा। नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 है, सही बात है, जबकि पंचायती राज संस्थाओं में 50%। ध्यान देना, ये सवाल वास्तव में राजस्थान के लिए पूछा जा रहा है, मैं आपको इसका आंसर राजस्थान के लिए बताऊंगा। अन्य सभी राज्यों में ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सब जगह 33% तो है ही है, लेकिन कुछ राज्यों में, जैसे राजस्थान में 50% है, तो पंचायती राज में महिलाओं को, पंचायती राज का मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, वहां पर 50% है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा कथन यहाँ पर सही है, पहला कथन यहाँ से गलत है, तो केवल सेकंड यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा किसको देता है? मैं आपको बता देता हूँ, सरपंच या पंच, ये अपना इस्तीफा देते हैं विकास अधिकारी। ठीक है, ये अपने ऊपर के अधिकारी इनको दे देंगे। सरपंच और पंच दोनों, पंच सरपंच को नहीं देते, ध्यान देना, दोनों विकास अधिकारी को देंगे। जो प्रधान है वो किसको देगा? प्रधान देगा यहाँ पर अपने से ऊपर जिला प्रमुख को देगा। जिला प्रमुख किसको देगा? वो भी अपने ऊपर, ध्यान देना, सरपंच प्रधान को नहीं देता, सरपंच विकास अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी को देगा। जिला प्रमुख जो है वो देगा संभागीय आयुक्त को। ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिला परिषद के सदस्य या फिर जिला उप जिला प्रमुख किसको देंगे? जिला प्रमुख को देंगे। प्रधान है तो इनके जो सदस्य है पंचायत समिति के, वो प्रधान को ही देंगे। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला प्रमुख। अगला सवाल 47, लोकसभा में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। ध्यान से देखना इस सवाल को, इस सवाल में आपसे मिस्टेक हो सकती है डेफिनेटली, कई स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करेंगे, छोटी सी मिस्टेक, और एग्जाम में भी हम इस तरह की मिस्टेक करके आ जाते हैं। लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं। राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित है। ये तीसरा कथन आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें, ये बात बिल्कुल सही है, पहला सही है। जिसमें से एससी की 4 सीटें, एसटी की 3 सीटें, ये भी सही है। क्या ये कथन सही है? कुछ साथियों ने लगा दिया होगा ये कथन भी सही है, क्योंकि 200 सीटें तो है ही है, पर ध्यान देना सवाल में क्या लिख रखा है? विधान परिषद। और यही इसी तरह की गलतियां हम एग्जाम में भी करते हैं। विधान परिषद राजस्थान में है ही नहीं, राजस्थान में विधानसभा है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी, ये इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय, पहली विधानसभा कब हुई? 1952 से 57, 51 से 56, 54 से 59 या 53 से 58? सही आंसर होगा 1952 से 57। कितनी सीटें थी उस समय, ये भी बता दीजिए। राजस्थान में उस समय कितनी सीटें थी पहले? वर्तमान में 200 है, लेकिन पहली विधानसभा में केवल 160 सीटें थी। यहां से सवाल भी पूछा जाता है, आरएस में पूछा जा चुका है। पहला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां पर 82 सीटें मिली थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। एग्जाम में सवाल ये पूछा गया कि दूसरी सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली थी? बीजेपी को। बीजेपी तो थी नहीं, उस समय पैदा भी नहीं हुई। उस समय एक पार्टी थी राम राज्य परिषद, बाद में इसके सारे लगभग अभी बीजेपी में काम कर रहे होंगे, इनके अभी तो क्या काम कर रहे होंगे, लेकिन इनके ये जो पार्टी की विचारधारा है वो बीजेपी से मिलती जुलती थी। इनको 35 सीटें मिली थी, तो ये सवाल एग्जाम में पूछा गया। बीजेपी उस समय नहीं थी, बीजेपी गलती से नहीं लिखना है। राम राज्य परिषद, जिनको 35 सीटें वहां पर उस समय मिली थी। इसके अलावा पहली के बाद दूसरी विधानसभा 1957 से 1962, 176 सीट हो गई दूसरी में। दूसरी के बाद चौथी, सीधा आप चौथी पर आ जाइए, चौथी विधानसभा सीटें, वहां पर सीट हो गई 184। और छठी विधानसभा से लगातार 200 सीटें चल रही हैं। तो कई बार इनसे सवाल पूछा जाता है कि
जो 200 सीटें हैं वो कौन सी विधानसभा से शुरुआत हुई? छठी में। पहले में कितने थे? 160। दूसरे में कितने हो गए? 176। चौथे में कितने हो गए? 184। ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, स्थायी कार्यपालिका। अब यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि स्थायी कार्यपालिका किसके होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले सवाल देख लेते हैं। ये निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए, फिर सही उत्तर बताना है। क्या ये व्यापक प्रशासकीय अनुभव रखती है? इनके द्वारा दिए गए सुझाव राजनीतिक कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी होते हैं? इनका संबंध नीतियों के क्रियान्वयन से होता है? ये नियम और विनियम के अनुसार कार्य करते हैं? अगर आपको स्थायी कार्यपालिका का मतलब पता है तो इस सवाल को आप कर लेंगे, अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। स्थायी कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? स्थायी मतलब अस्थायी भी होती है। कार्यपालिका जो काम करती है, दो तरह की कार्यपालिका, एक हो गई स्थायी, एक हो गई अस्थायी। जो प्रशासन होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो स्थायी कार्यपालिका है एक प्रकार की, प्रशासनिक अधिकारी। और ये अब बात करते हैं, अब समझ में आ जाएगा। जो प्रशासनिक अधिकारी, क्या ये व्यापक प्रशासकीय अनुभव रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। इनके द्वारा दिए गए सुझाव राजनीतिक कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी होते हैं। सुझाव तो देते हैं पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका ने कोई अगर आदेश दिया है वो तो प्रशासन के लिए बाध्यकारी है, पर प्रशासन के सुझाव बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की पावर ज्यादा होती है। इनका संबंध नीतियों के क्रियान्वयन से होता है। बिल्कुल, ये क्रियान्वयन का काम करते हैं। ये नियम और विनियम के अनुसार कार्य करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए, सी और डी, जहां इसका आंसर वो बिल्कुल सही। क्लियर है। लास्ट सवाल हमारा यहाँ पर आ रहा है, वो लोकायुक्त से जुड़ा हुआ है। कौन सा कथन असत्य है, ये पहचानना है। लोकायुक्त कानून पारित करने वाला प्रथम राज्य ओडिशा था। क्या पहला कथन सही है? बिल्कुल सत्य है। ओडिशा पहला राज्य था। 1970 में इन्होंने कानून पारित किया था। लेकिन ध्यान देना, लागू करने वाला पहला राज्य पूछा जाता है तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने सबसे पहले लागू किया, 1971 में लागू कर दिया था। उड़ीसा ने तो बाद में लागू किया था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने 1973 में लोकायुक्त कानून लागू कर दिया। और पहले लोकायुक्त कौन थे? श्री ID दुआ, ये भी याद रखेंगे। प्राय सभी राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष सेवानिवृत्ति आयु जो भी पहले होता है। बिल्कुल, ये भी कथन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकायुक्त को केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, ये भी सही है। सिविल कोर्ट की पावर, दीवानी न्यायालय की पावर इनको प्राप्त होती है। सभी राज्यों में सभी आ गया। मंत्रियों को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, नहीं। राजस्थान में भी बाहर नहीं है, तो सभी कहां से हो गए? तो ये कथन गलत हो गया। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 यहां पर सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। ये 50 क्वेश्चन किस तरह से लगे? मेरे ख्याल से तो इसमें राजस्थान के पॉलिटी के सवाल भी क्लियर हो गए, इंडियन पॉलिटी के भी कुछ सवाल क्लियर हो गए, कुछ टॉपिक इंडियन टॉपिक के बाकी रह गए। बाकी एक तरह से आप पूरे इंडियन पॉलिटी मैंने यहाँ पे आपको कवर करा दिए। मौका मिलेगा तो बाद में इंडियन पॉलिटी के जो टॉपिक बाकी हैं उन पर भी हम बात करेंगे। ये मैंने टारगेट रखा हुआ कि SI का एग्जाम है, उसके पहले आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल क्लियर हो जाए, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अब शायद अब SI एग्जाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो देखेंगे बाद में। और अब जो अगर मैं आगे कोई वीडियो सीरीज लेकर आऊँगा तो वो 10 सवाल जो पहले चल रही थी, जो बीच में थोड़ी सी हमने छोड़ दी थी, उसको कंप्लीट कराएंगे। बाकी ये 2 वीडियो सीरीज थी 50-50 प्रश्नों की। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा ये जो 10 प्रश्नों की सीरीज थी उसको कंटिन्यू करते हुए एक बार हम पूरा कोर्स करवा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे। थैंक यू।